स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है। उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। इस श्रृंखला में हमने 9 विषयों को सम्मिलित किया है और हर शनिवार शाम 5 बजे एक नए विषय पर चर्चा होगी। आज इस श्रृंखला का 8वां वेबिनार है, जिसका विषय है भवन और निर्माण। हम लोगों के जीवन में घर एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां हम परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताते हैं। अगर यही निर्माण पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के साथ बनाया जाए, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। आज इसी विषय पर हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञों का परिचय और कार्यक्रम के आगे का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी जाने माने पत्रकार और जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ और दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार विश्लेषण, समलेखन, संपादकीय, विशेष टिप्पणी, सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे देश के कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं। कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं तथा टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी और पूरी योगी टीम को कि आपने एक बार फिर मुझे इस राष्ट्रीय महत्व के वेबिनार की सीरीज का संचालन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। स्वावलंबन का ताना बाना, इस शीर्षक से मेरे ख्याल से पूरे देश में पहली बार इतने महत्वपूर्ण विशेषज्ञों को साथ लेकर स्वावलंबन के तमाम सारे पैरामीटर्स पे और तमाम सारे उनके मुद्दों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें अभी तक हम 7 वेबिनार देख चुके हैं, जिसमें कि स्वावलंबन के साथ जुड़े हुए तमाम विषयों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। आज भवन निर्माण और स्वावलंबन के क्षेत्र में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट अतिथि हैं। श्री मनीष सिरीपुरपु जी, श्री कान सिंह निर्वाण जी और श्री शिव दर्शन मलिक जी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम श्री मनीष सिरीपुरपु के साथ करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कान सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मलिक साहब आपका भी, कि आप हमारे कार्यक्रम से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मनीष जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग देश भर में जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है देश के कुछ हिस्सों में लोग शायद उनके नाम से तो परिचित होंगे, लेकिन उनके काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो उनका एक संक्षिप्त सा मैं परिचय दे दूं। मनीष जी नई दिल्ली स्थित एंट स्टूडियो के संस्थापक व चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस डिसिप्लिन में और डिजाइन के क्षेत्र में उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान मिले हैं। एंट का अर्थ है आर्ट, नेचर और टेक्नोलॉजी। इनको जोड़ते हुए उनका एंट स्टूडियो बड़े ही सरल, सहज, इनोवेटिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीकों से घरों की डिजाइन करने के काम में पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है, और इस तरह की डिजाइन देश में कई जगह बनाकर सबमिट की जा चुकी हैं। प्रैक्टिकल और प्रकृति हितैषी तकनीक उनकी विशिष्टता है। उनके द्वारा बनाया गया
इको फ्रेंडली एयर कूलिंग सिस्टम कूल एंट बहुत सराहा गया है और मनीष जी को देश विदेश में कई सम्मेलनों में प्रमुख वक्ता के तौर पर हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है और वे अपनी बात को बहुत ही सहज और सरल तरीके से समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने की ये विशेषता रखते हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात हमारे प्रतिभागियों के सामने रखें। मनीष जी। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। माफी चाहता हूँ पहले से, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेस्ट पॉसिबल जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, जिसमें भी कंफर्टेबल महसूस करें आप। डेफिनेटली। सो मेरा नाम है मुनीश और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे स्टूडियो का नाम है एंट स्टूडियो। जैसे तो मेन जब हमने एंट स्टूडियो शुरू किया था, मेन आइडिया ये था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हमेशा मतलब ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, तो कई हजारों सालों से कंस्ट्रक्शन का जो है वो चलते आ रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में जो हमारा मेन मोटो है इस स्टूडियो, इस प्रैक्टिस के पीछे ये है कि किसी तरीके से आर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत ही मतलब इनोवेटिव तरीके से, जो कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हूँ। मेरा मास्टर्स है रोबोटिक एप्लीकेशन, तो मेरा कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रिसर्च के अंदर लेके आना चाहिए। और मैं एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी हूँ, तो आर्ट को भी मतलब किसी तरीके से इन दोनों चीज को जोड़ते हुए नेचर को इट हैज टू बी मतलब एक सेंटर होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा थीम है, किस तरीके से हम बिल्डिंग्स के अंदर नेचर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमारा स्टूडियो के पीछे मतलब एक मेन वो है, एक सर्च और आप कह सकते हैं कि इन तीनों को जोड़ते हुए मतलब वो क्या हम बना सकते हैं, दैट्स द मेन मोटो। और ये भी एक एंट का ये भी है कि एंट्स नेचर में एक मतलब नेचुरल आर्किटेक्ट्स है। जब हम एंट हिल्स देखते हैं, उनकी जो भी जो नेचुरल उसकी आर्किटेक्चर मतलब वो उसके अंदर जो भी थर्मल कंफर्ट है, किस तरीके से वो एक एज अ टीम वर्क एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी मतलब एक बहुत ही देखने लायक और सीखने लायक चीज है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मिट्टी को लेके जो भी एंट हिल्स बनाते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस में ये है कि हम भी इसी तरीके से मिट्टी और उनको इंटीग्रेट करते हुए मतलब कैसे आगे बढ़ सकता है, ये हमारे काम के पीछे आप कह सकते हो कि एक मेन एक थॉट और आइडिया है इसके पीछे। सो वी आर द एंट्स। तो जो हमारा प्रैक्टिस है वी स्टार्टेड इन 2014 में हमने शुरू किया था। जब हमने स्टार्टिंग में जो शुरू किया था, सिर्फ ये आइडिया था कि आर्ट और आर्किटेक्चर के साथ मतलब स्टार्टेड वर्किंग। 2017 में एक आर्ट इंस्टॉलेशन हमने फैक्ट्री में किया है, जो आज की तारीख में मतलब कूलेंट की तरह हम आगे बढ़ के अभी हम उस पर काफी ज्यादा रिसर्च, पैसिव कूलिंग टेक्निक्स को नेचुरली किस तरीके से बिल्डिंग्स में वापस रीअडैप्ट कर सकते हैं, उस पर हमारा रिसर्च चल रहा है। और उसी चीज को हमने लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे और मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके एनवेलप कूलिंग किस तरीके से मतलब बिल्डिंग का जो एनवेलप्स है और इसके एलिवेशन और फसाड में इन चीजों को इंटीग्रेट करके किस तरीके से हम थर्मल कंफर्ट और टेम्परेचर बिल्डिंग के अंदर कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। और इस साल ये भी है कि एक पर्सनल कूलर का प्रोटोटाइप हमने विद इन नेक्स्ट 1-2 महीने में के अंदर उसकी बीटा वर्जन लॉन्च करने वाला है। और इन्हीं नेचुरल टेक्निक्स के थ्रू मतलब आगे जाके हमारा भी रिसर्च चल रहा है। बायो इंस्पायर्ड एयर प्यूरिफिकेशन टवर्स के ऊपर भी हमारा रिसर्च चल रहा है, उसके बारे में मैं भी आज मैं बात करूंगा। एंड आगे जाके वो ये कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा रिसर्च और एम्फसाइज करके किस तरीके से जो ऑलरेडी इंटरनेशनली हो रहा है रोबोटिक फैब्रिकेशन और कई ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजीज जो कंस्ट्रक्शन में है, उनको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नेचुरल मटेरियल्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दैट्स द फोकस दैट वी हैव। सो जब मैंने शुरू किया था, जो इनिशियल आइडिया ये था कि इंस्पिरेशन हमेशा नेचर रहा, तो ये है कि स्टार्टिंग ये मेरा कुछ स्टार्टिंग का काम है किस तरीके से, जैसे ये है कि मशरूम को मतलब आपने मैजिक मशरूम सुना होगा, तो मशरूम्स मैजिक मशरूम्स कैसे बनते हैं, तो उसका एक सोचते हुए एक आर्ट इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट ये है। जैसे कि ये मशरूम का एक शेडिंग डिवाइस है, वो एक अम्ब्रेला की तरह, लेकिन वो लोटस की तरह कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर कैनेटिक स्कल्पचर की तरह। सो आगे जाके ये भी है नेचर को इंस्पिरेशन देते हुए, ये एक बिल्डिंग के अंदर स्टेयरकेस है जैसे कि वो एक फर्न लीफ की तरह है, मतलब और जैसे कोई अगर इसके ऊपर चलेगा तो मतलब जैसे नेचर से मतलब
ये एक अलग तरीके का बायोमिमिक्री, अलग तरीके की इंस्पिरेशन है, जिसमें ये आगे का जो एग्जाम्पल्स है वो सब मतलब नेचर को हम फॉर्म में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक प्रोजेक्ट है जो पहाड़ों में इस प्रोजेक्ट के पीछे मेन आइडिया है कि जैसे हम पहाड़ों में के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मिचल हमने देखा होगा कि काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली जब लैंडस्लाइड्स हुए और जो भी क्लाउड बस्ट हुआ था, हमें ये देखने को मिला कि आर्किटेक्चर पहाड़ों के अंदर कैसे मतलब इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब और टेक्निक जो हम यूज करते हैं। तो इसका आइडिया, इस बिल्डिंग के पीछे ये आइडिया था कि हम फॉर्म को क्या बिल्डिंग जो साइट है उसके फॉर्म को पूरा इंटीग्रेट करे, ताकि वो बिल्डिंग ऐसा लगे कि एक साइट का ही हिस्सा हो। और जो डिजाइन के अंदर हमने ये भी देखा था कि पानी और बाकी जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पहाड़ों में, जैसे बारिश के टाइम में पानी कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। अगर वो पानी रुकेगा तो फिर वो लैंडस्लाइड्स होने का, फिर स्ट्रक्चर डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और हम उसकी जो लाइक टेरेन की जो स्लोप्स वगैरह भी हमें इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वाले प्रोजेक्ट के पीछे वही आइडिया था कि क्या हम डिजाइन के थ्रू ऐसा करें कि वो साइट का ही एक पार्ट बन जाए। और ये उसका इमेजेस है, ड्रोन शॉट्स। तो इसका जो फॉर्म है ऐसा लगता है कि पहाड़ का जो शेप है नेचुरल, उसी से इंस्पायर होकर हमने ये बनाया था टेरेन का। एंड या और ये प्रोजेक्ट है जो दिल्ली एनसीआर में, और इसमें मेन आइडिया था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे ये नीचे का जो ब्लॉक दिख रहा है ये ऑलरेडी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग था। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमने जो क्लाइंट को प्रपोज किया है कि हम उस बिल्डिंग को अगर तोड़ के अगर नया बनाएंगे तो उसमें बहुत एनवायरमेंटली भी मतलब नुकसान करेगा, बिकॉज वो जितना भी हम तोड़ते वो तो अनसस्टेनेबल, और एक तरीके से वो क्या होता है कि विल बी जनरेटिंग लॉट ऑफ वेस्ट, और एट द सेम टाइम क्लाइंट के लिए भी बहुत महंगा पड़ेगा। हमने जब कैलकुलेशन करके देखा था कि बोथ कॉस्ट वाइज भी एंड एनवायरमेंट वाइज भी इट्स मेकिंग नो सेंस। तो हमने क्लाइंट को ये प्रपोज किया कि क्या हम नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज छोड़ के, उनको फंक्शनली ब्रीफ ज्यादा, मतलब दे वांटेड अ बिगर ब्रीफ, हमने उनको कन्विंस किया कि क्या हम कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं कि जिससे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन दैट, क्या जो भी हम नया बना रहे हैं उसी के अंदर थोड़ा सा इनोवेट करके नेचर की उससे इंस्पिरेशन, मतलब समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर, और मतलब कुछ और सुंदर बना सकते हैं, समथिंग मोर इनोवेटिव। और इस फॉर्म के पीछे मेन आइडिया ये था कि इसके अंदर देयर इज अ हॉर्स टेबल। तो ये फॉर्म, इसके नीचे स्विमिंग पूल है। तो मेन उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जब हॉर्सेस का होता है उधर उनका स्टेबल है, तो हॉर्सेस को मतलब वो पानी से बचाना है, मतलब दे कैन नॉट जंप इनटू वाटर, उससे बहुत उनकी टांगे टूटने के चांसेस है हॉर्सेस के लिए। तो हमारा मेन आइडिया ये था कि क्या हम मतलब स्ट्रक्चर की ऐसा बनाए जैसे कि वो बिल्डिंग का एक पार्ट बने, स्विमिंग पूल भी, और उनके लिए भी प्रोडक्शन जैसे बन जाए, और ऊपर जो जा रहे वेस्ट सन एंड साउथ सन को हम इस तरीके से कट ऑफ कर सके। ये मेन आइडिया था इस प्रोजेक्ट के पीछे। एंड एक और प्रोजेक्ट है जो केरला में हमने प्रपोज किया था। इसके पीछे वो ये आइडिया है कि जैसे केरला आर्किटेक्चर में हम स्लोपिंग रूफ्स एंड नेचुरल मिड, मतलब एक अलग टाइपोलॉजी दिखता है। और ये इस प्रोजेक्ट का लोकेशन था एक फॉरेस्ट के बीच में। तो मेन कॉन्सेप्ट ये कि उसको ऊपर लिफ्ट करे ताकि उनको पूरा जो नेचर का जो फील है पूरा तीनों, मतलब चारों तरफ उनको वो बिल्डिंग के थ्रू मिले। और इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो ऐसे देखने में उसको ऐसा लगे कि वो एक पेड़ के ऊपर मतलब ऐसे सपोर्टेड है। पूरा बिल्डिंग जो है एक ट्रीज के ऊपर ही मतलब सपोर्ट लेके ऐसा खड़ा हो। एंड सो ये सब जो मैं आपको एग्जांपल्स अभी मैंने दिखाया, ये कुछ काम ये है जिसमें हमने नेचर को एक मोर फॉर्म बेस्ड, और आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन जो भी था मोर लुक्स एंड एस्थेटिक्स के तौर पे हमने काम किया है। अभी जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है, जो मैं आगे अगले 10-15 मिनट बात करूंगा, वो है नेचुरल कूलिंग और कूलैंट जो हम टेराकोटा के थ्रू बना रहे हैं उसके बारे में। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा है कि हम लोग मतलब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर हम लोग लाइक मिनिमम 40% एनर्जी जो जनरेट होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है। तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर वो है एयर कूलिंग एंड कंडीशनिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसमें मेन ये कि हम बिल्डिंग को कूल करने के चक्कर में मतलब बाकी के जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो भी एयर कंडीशनर से जो बाहर वो टेम्परेचर निकलता है, वो हम जो मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर वो बढ़ता है और हीट आइलैंड सिटी के अंदर क्रिएट होता है। उसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल।
एक चीज को, जिस चीज को हम अंदर से सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसी चीज को हम बाहर से वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज दी मतलब एनवायरनमेंट को उतना इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टैट है जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हमारे रिसर्च में ये हमने नोटिस किया था। 1902 में 1902 जब एयर कंडीशनर इन्वेंट हुआ था, वो उस साल में जितना पूरा साल के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, 2019 में सिर्फ 2 दिन के अंदर उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ है। और सिर्फ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो बाय 2050 हमें 1 बिलियन एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ेगा। अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो मतलब एज ए कंट्री जितना इंडिया के जो मतलब साइज एंड जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, तो हमें नहीं लगता कि मतलब एज ए नेशन हम इसको मतलब एक तो उतना डिमांड को स्टैंड नहीं कर पाएंगे, एट द सेम में अगर कर भी लेंगे तो उस वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एंड तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये कि अभी सिर्फ 5% लोग इंडिया में एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं, एंड ये ग्लोबल लाइक प्लेयर्स के लिए, जैसे एयर कंडीशनिंग कंपनीज, इनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है जिसके अंदर ये एयर कंडीशनर्स को और ज्यादा मतलब प्रमोट करने के लिए। और इंडिया में ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से हर साल एवरी ईयर 15% लोग, मतलब अगर इस समय 15% ऑफ जो 5% के लोग है, उतना प्रोग्रेसिवली लोग एयर कंडीशनर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये इस चीज को मतलब किसी तरीके से हमें ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जिस वजह से हम इसको, भले अगर हम एलिमिनेट करना तो बहुत मतलब एक बहुत बड़ा काम है, बट अगर हम इस रिक्वायरमेंट को अगर कम भी कर सकते हैं तो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये कूलिंग एक्शन प्लान में पैसिव एंड एक्टिव, मतलब जैसे नेचुरल सिस्टम्स के थ्रू, जैसे पैसिव हाउसेस जो पहले हुआ करते थे, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू, जैसे बिल्डिंग का कूलिंग और मटेरियल्स के तौर मतलब लाइक यू नो बिल्डिंग को थर्मल कंफर्ट क्रिएट कर सकते थे, उसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब एम्फसाइज किया है। तो हमने जब एक्चुअली ये कूलैंट के ऊपर जब अभी जैसे काम कर रहे हैं, तो मेन वही मैं कह रहा हूँ आइडिया कि कूलिंग अर्थ यूजिंग अर्थ, मतलब मिट्टी को किसी तरीके से यूज करके टेम्परेचर्स को हम मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर कैसे कम कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन। जो मिट्टी के जो घड़े जो पहले मतलब ट्रेडिशनली भी हम पानी के लिए यूज करते हैं, पानी को ठंडा रखने के लिए, जिसके अंदर पानी जो है ऑटोमेटिकली मतलब एक मिट्टी का जो घड़ा है उसके अंदर ठंडा होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या हम हवा को ठंडा कर सकते हैं। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट इसमें। तो जब हमने ये किया था तो ट्रेडिशनली मतलब ऐसे ये कोई नई चीज नहीं है एक्चुअली, ये जो चीज है एंशिएंट, मतलब ये हजारों एग्जांपल्स है जो पहले मतलब सिर्फ पिछले 100 इयर्स में, और वो भी मतलब पिछले एक्चुअली 60 साल में ज्यादा एयर कंडीशनर्स का यूज हुआ है। एंड लाइक आई सेड, सिर्फ 100 इयर्स पहले एयर कंडीशनर इन्वेंट हुआ था, मतलब 1902 में, बट उससे पहले कई हजारों सालों तक ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स मतलब काम मतलब देयर वर सिस्टम्स दैट वर एग्जिस्टिंग बिफोर। तो जैसे ये इजिप्ट में ये घड़े के अंदर पानी रख के इसको ऐसा फैन करते थे सिर्फ, और उसको इनके एम्परेस को ठंडा रखने के लिए। और वैसे ही इंडिया में भी बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी और ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में भी बिल्डिंग आर्किटेक्चर के थ्रू टेम्परेचर्स को अंदर मतलब अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जांपल्स है जो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू टेम्परेचर्स को कम कर रहे हैं। उसके अंदर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ईरान में, इनको मशरबियास बुलाते हैं। इसके अंदर एक वुडन लैटिस है, जैसे कि जैसे जैसलमेर में झरोखा होते हैं, उसके अंदर अर्दन पॉट रख के उसमें पानी मतलब पानी से फिल करते थे। ये वुडन लैटिस के थ्रू जब हवा पास होके इस पॉट को टच करके अंदर आता है, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का जो हवा है वो ठंडा कर मतलब रख सकते थे। बट एक्चुअली हमारा जो मेन रिसर्च हम ये है कि आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि जो पुराना सिस्टम थे जैसे पहले काम करता था वही टेक्निक यूज करके आज में यूज करेंगे, मतलब क्योंकि आज का जो आर्किटेक्चर है, आज का जो हमारा नीड्स है, वो सब बदल चुके हैं। पहले जो सिंगल स्टोरी और ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग्स में लोग रहते थे, आज की तारीख में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही टेक्निक्स को एज इट इज यूज करके हम मतलब चेंज या बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे जो काम के पीछे मेन आइडिया है कि क्या हम जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू कंबाइन करके आज की तारीख में जितना भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस, जितना भी रिसर्च हो रहा है, क्या हम पुराने सिस्टम्स को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब इंस्टेड ऑफ जैसे थे वैसे यूज करने की जगह इसी सिस्टम्स को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करके क्या हम उन्हीं टेक्निक्स को हमारे बिल्डिंग्स के अंदर रीअडैप्ट किस तरीके से कर सकते हैं, वो मेन फोकस है हमारे काम के पीछे। तो ये पहला ये प्रोजेक्ट हमारा जो हमने एक फैक्ट्री में किया है,
जिसमें एक डीजी सेट के सामने हमने बीहाइव इंस्टॉल किया था। ये हमने जब शुरू किया तो एक आर्ट इंस्टॉलेशन की तरह हमने किया है। इट वाज नेवर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मतलब एक कूलिंग सॉल्यूशन की तरह भी यूज हो सकता है। तो ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था मिट्टी का ऐसा जाल टाइप का बना के ब्रिक्स का। जो पीछे आपको जो डीजी सेट दिख रहा है इसके अंदर से गर्म हवा आता है, मतलब मोर देन लाइक जब लोकल दिल्ली में टेम्परेचर जब 40-45 डिग्री पे होता तो इधर लोकल टेम्परेचर ये डीजी सेट के सामने 50 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता। तो हमारा मेन ब्रीफ ये था कि क्या हम इस चीज को किसी तरीके से कट आउट करके, ताकि ये हवा जो फैक्ट्रीज के अंदर जा रहा है आजू बाजू में जो भी बिल्डिंग्स है, तो उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे थे। मतलब दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ये उसका प्रोटोटाइप था। एंड फिर वो जब प्रोटोटाइप एक्चुअली वी सॉ दैट उसमें काफी सब्सटैंशियल टेम्परेचर का ड्रॉप। तो हमने ये नोटिस किया कि अच्छा ठीक है, क्या हम सीएफडी एनालिसिस के थ्रू और फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके क्या हम उस टेम्परेचर को मतलब एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, रादर देन सेइंग कि मतलब कोई ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली क्या हम इस चीज को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट एनालिसिस जो हमने किया था। और ये मिट्टी के पॉट, जैसे हमने इसका मेन आइडिया ये था कि जैसे ये सर्कल्स है, एक तो ये पॉटर्स बना सकते हैं तो काफी इजी है, ये ट्रेडिशनल टेक्निक है जो मतलब हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। एंड नॉट ओनली जस्ट दैट, इनका जो शेप ऐसा है तो इसमें हमें दोनों सरफेसेस अंदर बाहर भी हमें मिल सकता है, जिस वजह से सरफेस एरिया जो इवेपोरेटिव कूलिंग की जरूरत है वो हमें ज्यादा मिल सकता है, जिससे कि हम इनको मतलब कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इस ज्योमेट्री के थ्रू। तो इसको हम बीहाइव का नाम दिया है। मेन रीजन है कि जैसे बीहाइव्स के अंदर ज्योमेट्री जो इसकी जो एफिशिएंसी है, बीहाइव में जो ज्योमेट्रिकल एफिशिएंसी जो इवॉल्व हुआ है, दैट इज टू जो हनी को स्टोरेज करने के लिए, उसी से इंस्पिरेशन लेके इसके पीछे आइडिया है कि क्या हम जिस तरीके से हम पॉट्स को स्टैक कर रहे हैं इसमें सरफेस एरिया को भी ऑप्टिमाइज करके क्या हम परफॉर्मेंस के इसको बढ़ा सकते हैं। दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट। और मुनीश सर, यस मुनीश सर, आपकी वॉइस शायद कम आ रही है, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे? कई लोगों ने बोला है कि वॉइस कम आ रही है। ओके, I'll thank you, I'll try. Yes, can you hear me? Is it better? Yes sir, yes sir. Yes, oh, sorry. So yeah, हाँ मैं कह रहा था कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन की इमेज है जिसमें पीछे जो बीहाइव थे इसके सामने हमने ये किया था। सो आगे जाके हमने ये ट्राई किया कि इसी फॉर्म को और इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग बिल्डिंग्स में किस तरीके से हम और इम्प्रोवाइज करके डिफरेंट तरीके से हम उसके अडेप्ट कर सकते हैं। ये एट्रियम का प्रपोजल है। यही हमने लखनऊ में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी अलग टाइपोलॉजी की तरह आउटडोर कूलिंग के लिए यूज किया है। एंड आगे जाके रिसर्च ये कि क्या हम इस चीज को बिल्डिंग फसाड्स के ऊपर किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि सेम चीज हम एलिवेशंस में और बिल्डिंग फसाड्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट है सुंदरनगर दिल्ली में हमने किया था, जिसमें ये अंदर से ऐसा दिखता है जैसे कि इसके अंदर एक्चुअली कुछ विंडोज वगैरह भी है। जब जरूरत है तो विंडोज ओपन करके हवा ठंडी हवा अंदर पास हो सकता है। एंड ये हमने स्कूल में ट्राई किया था, जिसके अंदर विंडोज के अंदर इंटीग्रेट करके किस मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट को विंडोज में मतलब इस केस में थोड़ा सा नीचे ट्राई किया है। और इस आप सेक्शन में देख सकते हो कि विंडो के सामने इसको लगा के जब नेचुरल हवा आएगा तो उसको ठंडा करने के लिए वी वर ट्राइंग टू डू। और इस बीच में एक्चुअली फैंस भी है, सो दैट जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमें जो नेचुरल हवा है वो हमेशा क्या कहते हैं कि रिलायबल रहे। तो हमने कई जगह पे फैंस का भी इस्तेमाल किया है। इवन देन वो एयर कंडीशनर के जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उससे कम ही रहेगा, लेकिन फैन से क्या है कि कम से कम हवा जो है वो हम सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन पे डिपेंड करने की जगह मतलब और एक्सेंचुएट कर सकते हैं इस चीज। एंड सो ऐसा रिसर्च आगे करते करते अभी हम पिछले 2 साल से हम एनवेलप कूलिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ये सब जितना भी पहले आपने देखा तो वो सब एग्जांपल्स और प्रोटोटाइपिंग हमने किया था। अब ये कि व्हाट इफ मतलब बिल्डिंग की जो भी बिल्डिंग्स है, मतलब इंस्टेड ऑफ आजकल अगर जितना भी मॉडर्न बिल्डिंग्स अगर देखते हो वो सारा ऐसा होता है कि ग्लास बॉक्सेस क्रिएट करके या फिर बंद मतलब विदाउट डिपेंडिंग ऑन नेचुरल वेंटिलेशन हम ये कोशिश करते हैं कि अंदर से एयर कंडीशनिंग के थ्रू और वैसे उस बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए। सो हमारा मेन आइडिया कि क्या हम बिल्डिंग्स को पूरा मतलब ऐसा ओपन करें जैसे कि वो उनकी जो फसाड से वो ब्रीथ कर सकता है। एंड जो बिल्डिंग की जो स्किन है वो ऐसा करे कि सिर्फ ठंडा नहीं, मतलब उसके अंदर जो भी हवा को
व्हाट यू से जो हीट बिल्डिंग के अंदर जो जाता है, इस एनवेलप कूलिंग के थ्रू हम हीट को पहले कट ऑफ करके, ताकि उसी से एक्चुअली जो बिल्डिंग अंदर जो हीट जनरेट मतलब स्टोरेज होता है उसको भी आई मीन प्रॉब्लम को पहले ही कट करे एनवेलप कूलिंग के थ्रू, मतलब बिल्डिंग का. सो दिस वाज एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का प्रपोजल है जो हमने रायपुर में प्रपोज किया है, ये अभी अंडर प्रोग्रेस है. इसमें बेसिकली आइडिया है कि बाहर का एनवेलप ऐसा है जो फर्स्ट फेज में हीट को कट करे और सेकंड फेज में जैसे इसके अंदर से जो हवा जा रहा है वो इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू अंदर हवा को ठंडा भी रख सकते. So these are some of the images. So basically this is how it works. Basically एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर इसके अंदर से पानी जा रहा है और इसके ऊपर हमने टेराकोटा का ये प्रपोज किया था, जिसकी वजह से हवा को हम कंट्रोल भी रख सकते हैं, व्यू भी बिना कॉम्प्रोमाइज करें उसके भी. या एंड एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी जिसपे वी आर वर्किंग ऑन द बीटा वर्जन पे प्रोडक्ट पे, पर्सनल कूलिंग. एंड क्या हम सिर्फ मतलब पूरा कमरे को ठंडा करने की जगह सिर्फ हमारा वर्क स्टेशन और बेड्स और या टेबल्स, उसको सिर्फ उतना एरिया को हम अगर ठंडा रख सकते हैं तो उससे भी एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो सकता है. सो दिस इज अ स्मॉल प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ, पर्सनल कूलर. ये भी सिरामिक और मिट्टी से बना हुआ है. एंड जैसे कि आप पीछे आप देख सकते हो उसमें छोटा सा जो वर्क इन प्रोग्रेस जो आपके बैक साइड में दिख रहा होगा. So this is the last part of the presentation. And so ये basically हमने ये notice किया था जब मिट्टी और पानी मतलब evaporative cooling में काम करते करते कि जब मिट्टी और पानी when they come together, moss is a natural byproduct. मतलब ये दोनों जो चीज interact मिट्टी एंड पानी के थ्रू, ये अपने केरला में बहुत सारा मतलब जो एरियाज में आपने देखा होगा कि ऐसा काई उसके ऊपर वो ग्रो होता है लाइक दिस. एंड शुरू में हमने ये किया कि इसको लोग हमसे पूछते थे कि इसको कैसे आप रोक सकते, तो हमारा मतलब लाइक उसको रोकने के लिए एक सोल्यूशन है कि आप सिर्फ अगर पानी के अंदर थोड़ा सा क्लोरीन ऐड करोगे तो ये ग्रोथ नहीं होगा, मतलब ये पूरा जो है इसको आप साफ रख सकते हैं. बट हमने स्टार्टिंग में 2-3 साल हमने यही किया था. फैक्ट्री में जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा क्लोरीन मिला के उसको पंप करते तो कभी काई उसके ऊपर ग्रो नहीं हुआ. लेकिन जितना आगे जैसे हम रिसर्च करते हमने नोटिस किया कि एक्चुअली ये ना बहुत ये कोई बुरी चीज नहीं, एक्चुअली तो बहुत अच्छा है. बिकॉज इसका जो मॉस का जो खासियत ये कि इट कैन अब्सॉर्ब लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उससे सिर्फ हवा ठंडा नहीं हो सकता, मतलब उससे हम लोग एयर को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं उससे. तो इसको ये नोटिस करके देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या सिर्फ एयर कंडीशनर एयर कूलिंग की जगह एयर प्यूरिफिकेशन में भी ट्राई कर सकते हैं क्या. तो हमने कुछ प्रोटोटाइप्स किया है. दिस इज अगेन स्टार्टिंग वर्क, जिसमें हमने वर्टिकल फसाड की तरह जिसके अंदर जीरो प्लास्टिक वर्टिकल गार्डन के लिए हमने ट्राई किया था. एंड वैसे ही इसके अंदर हमने ब्रिक टाइल्स एंड इसमें यूज करके इसी मिट्टी मतलब जो हम रेगुलर गार्डन में जो यूज करते हैं पॉट्स प्लांट्स के लिए, उसी से क्या हम फसाड बना सकते हैं. तो वो उससे जीरो प्लास्टिक वर्टिकल गार्डन भी बन सकता है जैसे उसमें. और इसी को आगे ले जाते ही हमने ये 2019 दिसंबर जस्ट कोविड से पहले हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था जिसमें इट्स अ रेडियल यूनिट. इससे हवा को चारों तरफ से सर्क करके इसके ऊपर पानी डालने से ये पूरा इसके ऊपर लाइक आई मीन मॉस विल ग्रो, जिससे कि हम बहुत हवा को ठंडा भी कर सकते हैं और पानी हवा के अंदर जो भी हेवी पार्टिकल्स है पोल्यूशन का वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस वर्क. This is basically a work in progress. So now we are working on these towers. Hopefully अभी COVID के बाद we hope to make it somewhere. We are trying to इसको कहीं install करने के लिए we are trying different places right now, जिससे हम we can try both air cooling and also purification इसमें. And that's the last part of the presentation. And this how it works. Because ये अगर कंपेयर टू स्मोक टावर्स जो है, जो फिल्टर बेस्ड स्मोक टावर्स है, इससे काफी ज्यादा ये बहुत इकोनॉमिकल है. एंड जैसे स्मोक टावर्स के अंदर फिल्टर्स बार बार चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स बायोरिसेप्टिव. इसके अंदर वो
मतलब इसकी जो लाइफ है दैट विल आल्सो बी लॉन्गर, बिकॉज हमें इसके अंदर टवर्स को मतलब फिल्टर्स को बार-बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. So this will work like an air washer की तरह ये काम करेगा in public spaces, in parks and all that. So yeah, I think that's about it. This is a concept जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम आर्किटेक्चर के अंदर भी ऐसा चीज इंटीग्रेट करें जिससे मतलब वो एक अलग चीज ना हो, बट बिल्डिंग डिजाइन के अंदर भी ये हम फॉर्म्स को ले आके नेचर की जो स्पेस हम लेते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, इसको हम नेचर को वापस दे सकते हैं इससे मतलब थ्रू द डिजाइन एंड मॉडर्न फॉर्म्स के थ्रू, जिससे कि हम लोग हवा भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठंडी हवा भी आ सकती है, एट द सेम टाइम सिटीज के अंदर जो नेचर की जो स्पेस है हम वापस मतलब बढ़ा सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Manish. It was a brilliant and very easy to understand and professional presentation, for which I think all our participants and our team they commend you, and it is very highly appreciated. मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा. आपके प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो कि हम बाद में लेंगे. और अब हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं श्री कान सिंह निर्वाण जी को. राजस्थान के सीकर से हमारे साथ जुड़े कान सिंह जी एक उन्नत कृषक हैं. वे खेती के जैविक तरीके और गाय आधारित जीव पद्धति के प्रवर्तक. उन्होंने देश में 1 लाख से अधिक घरों में गाय पालन शुरू कराया और किसानों की आय और अधिक कैसे बढ़े इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं. उनके द्वारा किए गए नवाचारों में प्रमुख हैं फार्म पर्यटन या एग्रीकल्चरल टूरिज्म, अपनी फसल का किसानों द्वारा खुद मूल्यांकन करना, गौ संवर्धन या गायों का बचाव, घोड़ों की सवारी और संवर्धन, कुत्ता बिल्ली खरगोश का पालन, जैविक खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग और किसान व युवाओं को प्रशिक्षण देंगे. कान सिंह जी, आप हमारे लिए और देश के सभी किसानों के लिए एक लीडिंग लाइट हैं, एक प्रमुख स्तंभ हैं, एक ऐसे सिंबल हैं, ऐसे प्रतीक हैं कि किसानी करने को और खेती करने को भी कैसे एक नया आधार और नई ऊंचाइयां दी जा सकती हैं, जिसके लिए आप हम सभी के आभार के प्रतीक हैं. कान सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात हमारे सभी प्रतिभागियों के सामने रखें. कान सिंह जी, आपका स्वागत है. सर नमस्कार, आप सबको मेरी प्रणाम. मैं सबसे पहले आयोजकों को और आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आज इस विषय को उठा करके आपने एक बहुत ज्वलंत समस्या के बारे में गहन मंथन किया है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं. आने वाले समय में जो विज्ञान की जिसको हम उन्नति कर रहे हैं, उस उन्नति का हर्ष क्या होगा ये सोच करके भी हमारी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आज जो भवन निर्माण जो हो रहे हैं, 40-40, 50-50 मंजिल की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वो बिल्डिंगें समायोजित कैसे होंगी, इनकी उम्र है निश्चित रूप से. आज के विज्ञान ने कह दिया कि 50-60 साल की उम्र है इसकी. इसके बाद इसको आप नेस्तनाबूद करेंगे, इसको खत्म करेंगे. वो विज्ञान कौन सा है इन वैज्ञानिकों के पास में, ये हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है. आज हजारों साल के इतिहास में भारत में आप देखेंगे कि आज तक की मानव सभ्यता से लेकर के 70 साल पहले तक हमारे सिस्टम में कहीं भी कोई अवशेष ऐसा बचा हुआ नहीं पड़ा है जिसको खत्म करने के लिए कोई विज्ञान का उपयोग हुआ हो या मानव श्रम लगा हो. नेचर में बना, नेचर में समायोजित हुआ और सब कुछ बराबर चल रहा था. इस आधुनिक विज्ञान ने, इस ब्रेन ने आधुनिकता के चक्कर में ऐसा खेल खेल दिया कि अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं. अब 60 साल के बाद में, 50 साल के बाद में आने वाली नस्लों के लिए एक विराट समस्या खड़ी रहेगी कि इसको खत्म कैसे करें. उनकी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति इसी काम में लग जाएगी यदि मानव अभी भी नहीं चेता. तो प्रकृति में आप जब जाएंगे तो हर समस्या का समाधान निहित है. दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रकृति में नहीं है.
तो जब प्रकृति में समाधान है तो हम इस ओर क्यों भाग रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। अब आपको मैं विशेष तौर से जो मैंने मेरा जो फार्म पे डेवलपमेंट किया, जो मैंने एक नमूना खड़ा किया है, एक देश के लिए एक उदाहरण खड़ा किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। नेचर में हमारे यहाँ एक बहुत शानदार लोकोक्ति, हमारी जितनी भी कहावतें हैं गांव उनमें पूरे में विज्ञान छिपा होता है। हमारे पूर्वजों ने एक बहुत शानदार बात कही कि जवान औरत देसी ईंट खेत की बनी, वो सर्दी में गर्म होती है और गर्मी में ठंडी होती है। ये लोग भूल गए तो कहां से कहां निर्माण कर बैठे। आप मेरे खेत से जो ईंटें बनाई उसका मैंने एक पानी का टैंक बनाया। सर्दी में उसमें पानी गर्म आता है और गर्मी जब लुएं चलती है तो उसमें पानी ठंडा आता है। ये सीधा सा विज्ञान है, कोई आके देख ले, कभी भी देख ले। उसी ईंटों से मैंने खेत में ईंटें तैयार की, उसी से मेरा घर बनाया। पूरे घर में 80% रॉ मटेरियल मेरे खेत का काम में लिया, नेचर का काम में लिया। 20% मैं दूसरों पे डिपेंड। एक ही हमारे 18-20 जो कमरे हैं वो एक जैसा कोई भी नहीं है। हमने सब में अलग अलग लुक दिया है, अलग अलग नेचर दी है। 48-50 के टेम्परेचर में आप बिना पंखे भी बैठ सकते हैं। मैं जिस कमरे में बैठा हूं पूरा इसके फर्श से लेकर के और दीवारें तक सब गाय के गोबर से लिपी हुई है। पिछले 1 घंटे से इसके अंदर बैठा हूं, ने पंखा चल रहा है, अच्छी भली उमस हो रही है, बरसात का मौसम है तो काफी उमस हो रही है, लेकिन मैं आराम से बैठा हूं। ये इस देश में सब जगह हो सकता है। अब इसमें एक भ्रांति और फैला दी। मैं शहर वाले लोगों के लिए एक बहुत जोरदार बात करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, कि आप दीवारें मेरे से कई बार फोन करके पूछते हैं कि आपने दीवार कैसे बनाई है, दीवार कैसे बनी है। सबसे बढ़िया तो सबसे अच्छी तो है कि आप अपने खेत की ईंटों बनाएं और ईंट से दीवार बनाएं। यदि कोई भाई शहर में रहते हैं, ईंटों की दीवार नहीं बना सकते, अपनी खुद के खेत की ईंट नहीं तैयार कर सकते, तो चाहे वो दीवार पत्थर की बनाए चाहे वो ईंट की बनाए, किसी की भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवार जब आपने बना ली तो उसके दोनों तरफ गोबर लीप दिया, तो जो प्रभाव होना है, जो टेम्परेचर डाउन होना है, जो कुछ भी उसमें एंटीबायोटिक जो होना है, उसमें कोई रोग निरोधक क्षमता जो आनी है, वो सब की सब उसमें आ जाएंगी। जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की सुगंध से ही नहीं होता। और मेरा 3 साल का अपना अनुसंधान है कि मेरे इस एटमॉस्फेयर में जहां दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई हैं, दुनिया जो है कोई भी इसमें हानिकारक कीटाणु फैल ही नहीं सकते। और बाई द वे कोई पनपता है तो गोबर पे बैठने के बाद रोग नहीं फैला सकते। और इसका प्रमाण है कि 365 दिन 48-50 के टेम्परेचर में भी रहता हूँ, -4-5 के टेम्परेचर में भी रहता हूँ, एक 25 पैसे की भी गोली दवाई नहीं जानता। न मेरे कभी भी जो मैं गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जो भी पालता हूँ, वेटनरी का डॉक्टर मेरा गेट कभी नहीं खुलवाता। ये सब के सब हमारे इस गाय के गोबर और गाय की करामात है। इस देश को नेचर समझना, जैसे जल, पानी, नीर तीनों एक हैं, वैसे ही धरती, गाय और प्रकृति भी एक है। यदि आपको प्रकृति का अध्ययन करना है, धरती का अध्ययन करना है, तो बिना गाय के अधूरा है। बिना गाय के धरती पे आपको नेचर दिया ही नहीं जा सकता किसी को, क्योंकि नेचर का दूसरा नाम गाय है, और गाय है तो नेचर है, नेचर है तो धरती है, और धरती है तो प्राणी है। इन सबको समझाने का एक अभियान देश में चलना चाहिए। नहीं तो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने भी विज्ञान की उन्नति कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आने वाले समय में न डाठा बांधने से, मुंह ढकने से छोड़ेगा, न बंद कमरे में छोड़ेगा, न विज्ञान बचाएगा, न कोई सरकार बचाएगी। अब सिर्फ आपको देसी गाय बचाएगी, क्योंकि देसी गाय से आपको नेचर मिलेगी, नेचर से आपकी धरती पलवित और पोषित होगी। आपके घर जो हैं वो गाय के गोबर से लिपे हुए होंगे, तो आप बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, मैंने छप्पर, हमारे घास फूस से छप्पर बनाए, छप्पर में भी पूरा विज्ञान है, कौन सी लकड़ी से क्या आयुर्वेद है। हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ी तपस्याएं की है, और आप ताजुब करेंगे कि हमारे ऋषियों की तपस्या के बाद में कुछ शेष बचा ही नहीं है। आज भी हमारा विज्ञान हमारे शास्त्रों के और हमारे ऋषियों की तपस्या के आधी दूरी में भी नहीं पूछा है। तो इतने विराट
स्वरूप के हम मालिक हैं, इतनी विराट रिसर्च के हम जो हैं अधिकारी हैं, और फिर हम बाह्य रूप से भटकते फिरें, ये तो ठीक नहीं है। तो हमारे पास में, जैसे मैंने मेरे खेत की लकड़ियों से एक गोल घर बनाया है, उसमें 2 तरह की लकड़ी, दोनों मेडिसिन है। आप अस्वस्थ आदमी को 1 महीने उसमें सुला दीजिए, उसके स्वास्थ्य में अपने आप लाभ शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर सरकंडों से हमने जो है छप्पर बनाया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में हवन यज्ञ जहां भी होते हैं प्रमाणिक रूप से, तो वो छप्पर की छाया में होते हैं। इसका विज्ञान है, आयुर्वेद में जो है उसको जो है रोग निरोधक माना गया है, और वो जो है उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है। तो हम जब अध्ययन करेंगे तो सबकी सब समस्याओं का समाधान हमारे पास में मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा घर आज की तारीख में इस सिस्टम को देखने और समझने के लिए दुनिया के अनेक देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग आते हैं। मैं गो आधारित खेती करता हूं और गो आधारित जीवन पद्धति जीने का सिस्टम बताता हूं, जिसका बताता नहीं हूं, मैंने मॉडल खड़ा किया। मेरा ये मानना है कि दुनिया में देखा हुआ सुना हुआ ज्ञान भूल सकते हो, पढ़ा हुआ ज्ञान भूल सकते हो, लेकिन देखा हुआ ज्ञान कभी नहीं भूल सकते। और 87% ज्ञान प्राप्ति का स्रोत जो है वो देखा हुआ ज्ञान होता है। तो देखे हुए ज्ञान का एक मॉडल हमने यहाँ बनाया है, एक स्वरूप हमने यहाँ दिया है, जिसको देश और दुनिया के लोग आके अपनाएं। कोई बैन नहीं है, कोई लुकआउट छिपावट नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। मेरा तो सीधा सा है, मेरे गेट में जो व्यक्ति आता है उसे मैं कभी जात नहीं पूछता, मैं उससे पूछता हूं कि तू जानता क्या है। यदि वो किसानी जानता है, यदि पाकिस्तान का मुसलमान भी है तो मेरी जात का और मेरे दीन का व्यक्ति है, क्योंकि वो किसानी जानता है, गाय पाल। तो आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप नेचर को समझ लें। जब भी कंफ्यूज हो आप नेचर को समझ लीजिए, हर चीज का समाधान आ जाएगा। और मैंने पूरा घर सिवाय बिना नेचर के कुछ दिया ही नहीं, घर में हमने सब चीजें नेचर दी है। तो नेचर से हमें कोई रोग नहीं आता, हम सर्दी गर्मी के कोई प्रभाव से कभी भी जो है हमें कोई दुष्परिणाम भोगने नहीं पड़ते, और पूरा सिस्टम हमारा खड़ा है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बातें बहुत हैं क्योंकि बहुत सारे और भी वक्ता बोलेंगे, तो आपको जो भी मेरे इस विषय में कोई प्रश्न लेने करने हो तो घर के संबंध में कभी भी आपको आके देखना हो तो आप कभी भी आके देखें। कोई प्रश्न पूछना हो तो कभी भी प्रश्न पूछें। पूरे देश में स्वावलंबी बनेगा देश जब देश का किसान स्वावलंबी होगा, और स्वावलंबी किसान तब होगा जब धरती जो है मजबूत होगी, और धरती मजबूत होगी नेचर और गाय से। गाय समझ में आएगी तो ये पूरी नेचर समझ में आएगी, पूरे घर बनाने की पद्धति समझ में आएगी। वरना घर कैसे भी बना लो, यदि खान पान शुद्ध नहीं है, और शुद्ध खान पान बिना गाय के नहीं है, इसलिए गाय के बिना जुड़े आप और हमारा कोई कल्याण नहीं है। ये मेरा सीधा सीधा मानना है। दुनिया की ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं जिसका इलाज गाय से नहीं, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान गाय से नहीं। गाय समझ लो, फिर नेचर, धरती और जीवन सब समझ में आ जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद कांत सिंह जी, आपने तो इतनी सरल तरीके से और इतने सहज तरीके से अपनी बात कही कि मुझे लगता है कि हमारे जितने लोग आपकी बात सुन रहे थे उनको तुरंत समझ में आ गया होगा कि जीवन को सफल बनाने के लिए किस तरह से अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए कुछ सवाल है जो हम आपसे बाद में पूछेंगे। तो अब हम स्वागत करते हैं आज के वेबिनार के तीसरे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर शिवदर्शन मलिक का। डॉक्टर मलिक हरियाणा के निवासी हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी व पीएचडी हैं। वे गाय के गोबर से निर्मित पूर्णतया इको फ्रेंडली निर्माण सामग्री के निर्माता है, जिसके वे पेटेंट होल्डर भी हैं। उन्हें देश के राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा कृषि रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया है। इस सामग्री में प्लास्टर, पेंट, पाउडर और ईंटें शामिल हैं, जिसको उन्होंने पेटेंट कराया है अपने एक विशेष नाम से। और इस अनोखे उत्पाद को दुनिया भर में कई देशों में प्रदर्शित किया जा चुका है और इसकी व्यापक सराहना हुई है। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक, आपका स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात हम सब प्रतिभागियों के सामने रखें। डॉक्टर मलिक जी, सभी को नमस्कार। आप लोगों ने जो ये वेबिनार आयोजित किया, स्वावलंबन का ताना बाना और
भवन निर्माण, और मुझे इसमें आमंत्रित किया, आप लोगों का धन्यवाद। मेरे से पहले जो मोनिस भाई थे उन्होंने पर्यावरण के ऊपर काफी कुछ समय बताया। उन्होंने बताया कि अभी तो सिर्फ 5% लोगों के पास ही एयर कंडीशन है और 1 अरब एयर कंडीशन हमें चाहिए, 1 बिलियन अरब, ये जो है 1 बिलियन हमें जो है एयर कंडीशन और चाहिए, मार्केटिंग जो बोलते हैं उस हिसाब से। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 1902 में जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे साल में निकलती थी वो 2019 में सिर्फ 2 दिन के अंदर एमिट हो रही है। उन्होंने उसके लिए काफी प्रयास किए, कूलिंग के लिए जो नेचुरल तरीके बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा देख के। हमारे भाई कान सिंह निर्माण तो इसमें लगे हुए हैं, इनके यहाँ पे मैं भी विजिट करके आया हुआ हूँ और काफी अच्छा इनका सिस्टम है। वैदिक प्लास्टर भी हमारा जो है उनके भी निवास पे एक कमरे में लगा हुआ है, हमारा भी पुराना परिचय है। आप जो लोग आज मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बताऊं कि मेरे पीछे जो ये साथी बैठे हैं ये सारे के सारे यहाँ पे गोबर से भवन निर्माण सीखने आए हुए हैं। हम जैसे कान सिंह जी ने हमें बताया कि आज हम धड़ाधड़ एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग के साथ तीसरी बिल्डिंग के साथ चौथी बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। कोई 20 मंजिल है, कोई 40 मंजिल है, कोई 50 मंजिल है, और इनकी सभी की उम्र जैसे उन्होंने बताया 50 से 60 साल के बीच की ही है। तो जब ये इनको तोड़ेंगे तो मलबा कहाँ जाएगा? जो ये कह रहे थे कि मैं सिर उठता हूं, तो ये सब की हमारी सामूहिक समस्या, सामूहिक वो है। आज हम इसको नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक भयंकर समस्या खड़ी होगी। दूसरा जो उन्होंने बताया, मोनिस भाई ने कहा कि नेचुरल कूलिंग कैसे हो। मैं ग्रामीण परिवेश से मेरा जन्म हुआ, तालाबों के अंदर हम नहाए, कुएं उस टाइम पे होते थे, बैलों के साथ हम खेती करते थे। नेचुरल वे ऑफ लिविंग हमारा था, मिट्टी गोबर से हमारे चूल्हे और हमारे मकान लिपे हुए होते थे उस वातावरण से निकल के। और फिर हम आगे कॉलेज में आए, IIT दिल्ली के साथ हमने काम किया, UNDP वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ काम किया, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह जाके देखा, सारा सिस्टम समझा, सारी चीज वो देखी। तो उसके बाद यही लगा कि ये जो रास्ता है, ये जिसके ऊपर मनुष्य चल रहा है वो गलत रास्ता है, तो क्यों ना सही रास्ते के ऊपर हमें चला जाए। तो उस सही रास्ते के लिए नेचुरल वे ऑफ कूलिंग क्या है? आपने कूलर बना लिया, आपने AC बना लिया, वो एक अलग चीज है। अगर आपकी खुद की जो दीवारें हैं, जैसे कान सिंह भाई कह रहे थे कि अगर आप गोबर के से लिपाई करेंगे तो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा, वो गर्मी और सर्दी को रोकने का काम करेगा। लेकिन हर किसी के पास गाय नहीं है, हर किसी के पास गोबर नहीं है। आज वो सिस्टम भी नहीं रहा कि तालाबों से हम पीली मिट्टी निकाल लें। आज हमारे पास वो ज्ञान भी नहीं रहा जो हमारी माँ के पास था, हमारी दादी के पास था। वो पीली मिट्टी लेके आती थी, गोबर लेके आती थी, उसका पोछा बनाती थी, हाथ से लीप लेती थी। हम भी उसको उसके ऊपर जो है लेट के, हमारे बचपन में अगर उस फर्श पे लिपे हुए गोबर और मिट्टी के लिपे हुए फर्श के ऊपर अगर दूध भी गिर जाता था तो उस दूध को हम जो है ऐसे नीचे होके, कोडे होके दूध पी लेते थे, इतना वो साफ होता था, वो फर्श इतना अच्छा होता था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज आ गई, मार्केट आई, मार्केट ने टेलीविजन आया, टेलीविजन के अंदर ऐड दी गई, ऐड से सब कुछ बदल गया और सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती गई। तो अब दोबारा ये चीजें घरों के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस की जाए? तो जो सबसे पहले जो मेरा मिशन मैंने बनाया था वो बनाया था मिशन घर घर गोबर। मिशन घर घर गोबर, यानी कि घर में दोबारा गोबर का प्रयोग कैसे किया जाए, जो सारे घर के अंदर, चाहे वो उत्तर भारत था, चाहे वो दक्षिण भारत था, और भारत को छोड़ो, चाहे वो साइबेरिया था, चाहे वो सहारा मरुस्थल था, इवन जो है जो अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, या जो स्कॉटलैंड है, वहां पे भी सभी के घरों के अंदर गाय के गोबर का उपयोग होता था, सभी के घरों में। सहारा का जो है लिटरेचर मैंने उठा के देखा, सारा रेगिस्तान का, मैंने साइबेरिया का भी लिटरेचर उठा के देखा है, मैंने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहां का भी लिटरेचर उठा के देखा है, और मैंने दूसरे देशों का भी लिटरेचर उठा के देखा है। पुराना जो बिल्डिंग मटेरियल था उसके अंदर ये गोबर जो है एक मुख्य स्रोत होता ही होता था, मुख्य अवयव कंपोनेंट होता ही होता था। लेकिन धीरे धीरे इसको निकाल दिया गया और कोडिंग इस हिसाब से कर दी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर आपकी बिल्डिंग मटेरियल के अंदर है तो हम उसको पास नहीं करेंगे। सीमेंट के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उनको अपनी मार्केटिंग करनी थी तो उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को ही बैन कर दिया ताकि हमारे घरों के अंदर गोबर लग ही ना पाए। तो अब दोबारा गोबर कैसे इंट्रोड्यूस हो? मिट्टी हमें मिल नहीं रही, इस प्रकार से हमें मिल नहीं रहे, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके लिए एक अलग तरीके से ढूंढा, तरीका निकाला कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी जो प्लास्टरिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक लाइम प्लास्टर होती है और एक जिप्सम प्लास्टरिंग होती है।
लाइम के अंदर जो है जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जो अपना जिप्सम है उसके अंदर जीवाणु जीवित रह सकते हैं। हमारी जो देसी भाषा है, देसी भाषा के अंदर जो लाइम को खारा चूना बोला जाता है और जिप्सम को मीठा चूना बोला जाता है। तो मीठे चूने के अंदर जो विदेशी लोग हैं वो ग्लास फाइबर यूज करते हैं, ग्लास फाइबर यूज करके रेनफोर्सिंग करते हैं और केमिकल मिलाते हैं, उससे वो जिप्सम प्लास्टर बनाते हैं और जिप्सम प्लास्टर वर्ल्ड के बेस्ट प्लास्टर्स के अंदर उसकी गिनती होती है। तो जब मैं विदेश में था और इधर उधर मैं देख रहा था तो तभी मेरे दिमाग में ये आया था कि जो ग्लास फाइबर है वो तो हैजार्डस है, वो तो नुकसान कर सकता है आपके नाक में, आंख में, मुंह में, कहीं पे भी आ गया तो वो गड़बड़ कर सकता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो क्यों ना इसके अंदर देसी गाय का गोबर मिला दिया जाए। तो वो देसी गाय का गोबर जिप्सम के अंदर मिला के मैंने इसके अंदर प्रयोग किया, घर के अंदर लगाया। तापमान वास्तव में बहुत ज्यादा फर्क था, हवा की गुणवत्ता का भी उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी कि वो दरदरा हो गया था, खुरदरा हो गया था और वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी क्ले मिलाई, थोड़ा सा ग्वारगम मिलाया, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड मिलाया और फिर उसको मैंने पैकेट के अंदर बंद कर दिया और उस पैकेट का नाम दिया मैंने वैदिक प्लास्टर। और वैदिक प्लास्टर की मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की ताकि घर घर के अंदर दोबारा गोबर लग सके। उसके बाद इसकी मार्केटिंग करने के बाद काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। वैदिक प्लास्टर को जो है ईंट के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है, सीमेंट प्लास्टर की जरूरत नहीं होती। थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। इवन जो है हमारे घरों में गोबर क्यों लगता था, उसका एक कारण नहीं था, उसके अनेक कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था एयर प्योरिफिकेशन। उन दीवारों के अंदर जो है सुराख होते हैं और उन सुराखों के अंदर जो है जीवाणु रहते हैं। गोबर के जो जीवाणु हैं उन दीवारों के अंदर ही रहते हैं और उनके पास जब भी कोई बदबूदार चीज जाती है तो उसको खा लेते हैं, प्रदूषण को नष्ट कर लेते हैं। मेरा जो ऑफिस है रोहतक के अंदर, उस ऑफिस के अंदर अगर एक साथ बैठ के 20 आदमी भी सिगरेट पी लें, एक साथ बैठ के 20 आदमी भी सिगरेट पी लें और बाहर से 15 मिनट के बाद कोई दूसरा आदमी उस ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो सिगरेट की बदबू नहीं आती है। सीमेंट वाले या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है जब हम सिगरेट पी लेते हैं तो एक सिगरेट से ही 3 से 4 घंटे तक उसके अंदर बदबू रहती है। लेकिन वो जो गोबर वाला वैदिक प्लास्टर वाला जो मेरा ये वो प्रयोग था उसके अंदर जो है हमने ये किया तो प्योरिफिकेशन का बहुत ही अच्छा ये मॉडल था। हम जब छोटे थे तो हमारे घरों के अंदर आरे होते थे जिसके अंदर दूध गर्म होता था। आज की तरह ये नहीं है कि हम थैली ले आए, सभी जो सुबह का दूध निकलता था उसको गर्म करने रख देते थे और वो जो दूध गर्म करते थे वो घर के अंदर ही करते थे और वो उपलों से ही करते थे, गोबर के जो कंडे हैं उसी से करते थे। तो जो गोबर के कंडे थे उनका धुआं हमारे घरों के अंदर घूमता रहता था। लेकिन जब हम स्कूल से या खेत से 4 बजे के आसपास घर के अंदर आते थे तो वहां पे धुएं का नामो निशान नहीं होता था, वहां पे आंखों में जलन का नामो निशान नहीं होता था। वो धुआं कहाँ जाता था? वो धुआं मेरी दीवारें और मेरी जो फर्श है जो हमारे गोबर वगैरह से लिपा होता था, मिट्टी से लिपा होता था, वो सोख लेता था। इसी को आज नया नाम देके मार्केटिंग की जा रही है वर्ल्ड में, ब्रीदिंग वॉल कॉन्सेप्ट, सांस लेने वाली दीवारें। तो गोबर मिट्टी वाली दीवारें जो हमारी थी पहले जो थी वो सांस लेने वाली ही दीवारें थी और वो वर्ल्ड की बेस्ट दीवारें थी। धीरे धीरे उनको किया तो दोबारा उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके लिए जो है हमने वैदिक प्लास्टर लॉन्च किया। लेकिन जब मैं गौशाला में जाना तो गौशाला में जाने उस टाइम पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आके खड़ा हो गया। चौमासा जो है, बारिश का जो मौसम है, उस टाइम पे गौशालाओं के अंदर 1-1 फीट तक गोबर खड़ा रहता है। मैं जिस भी गौशाला में चौमासे में जाता हूं, क्योंकि बारिश के अंदर आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, गोबर नहीं उठा पाता, तो वहां पे जो गौवे हैं वो 1-1 फीट के गोबर के अंदर खड़ी रहती हैं। और क्योंकि हम तो बाहर से ही दान देके या पर्ची कटवा के चंदा देके बाहर से ही चला जाते हैं, जहाँ पे गोबर होता है वहां तक हमारी एंट्री नहीं होती, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता। मेरे को क्योंकि गोबर खरीदना था, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं वहां तक मेरा जाना शुरू हुआ। तो मेरे जो है आंखों के अंदर आगे अंधेरा छा गया कि जिस गोबर के पीछे बचपन में मैं दौड़ता था, एक भी दाना मेरे गांव के अंदर गोबर का वेस्ट नहीं होता था। भैंस अगर थोड़ी सी भी पूंछ अपनी गोबर उठाने के लिए ऊपर कर देते थे, हम बच्चे भागते थे, ये मेरी ये मेरी ये मेरी, और उसका गोबर कलेक्ट कर लेते थे। गाय जो है जंगलों के अंदर जाती थी तो हमारी जो बूढ़ी माताएं थी, दादियां थी, वो आरने चुगने के लिए वहां पे जंगलों में जाती थी और आरने चुग चुग के, सूखा गोबर चुग चुग के जाती थी, उसी से धूमड़ी होती थी, उसी से जो अपना और प्योरिफिकेशन था, हवन वगैरह वो होता था। वो गोबर जिसको हम धन मानते थे, वो गोबर आज गलियों में, आज गौशाला में सड़ रहा है। तो उस गोबर के लिए क्या किया जाए? स्वावलंबन कैसे हो? स्वावलंबन, स्व का मतलब अपना, आलंबन मतलब आधार, मैं अपने आप अपने ऊपर कैसे खड़ा रहूं। तो गौशाला या गोबर से हम स्वावलंबी कैसे बने? तो जब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे सामने एक चीज आई थी, हेम्पक्रीट।
वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और जो सबसे ग्रीन जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर नंबर 1 पे जो चल रहा है वो है स्ट्रा बेले। स्ट्रा बेले क्या है? भारत के अंदर किसानों को ये बताया जाता है कि अगर आप पराली में आग लगाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है और 5 साल की सजा हो सकती है। उसी पराली से जो भारत के अंदर समस्या है, विदेशों के अंदर भव्य मकान बन रहे हैं, स्ट्रा बेले हाउसेस। आप कोई भी नेट खोल के देख सकते हो स्ट्रा बेले हाउस क्या होता है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला सारे प्रकार की बिल्डिंगें धान की पराली से बन रही हैं। आपके पास धान है, आप उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के धान उगाने वाले किसान हैं, तो आप उनके गट्ठे बना के एक दूसरे के ऊपर गट्ठे रख के जस्ट आप जो है उसको बीच में जो आप लकड़ी के फ्रेम के अंदर उसके बीच में भर देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी की छत दे देते हैं, बाहर से मिट्टी के प्लास्टर से, क्ले प्लास्टर से उसको लीप देते हैं, आपका मकान बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को ये बातें बताई नहीं जाती। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को बताया ही सीमेंट और सरिया और ईंट बताई जाती है। नेचुरल वे ऑफ बिल्डिंग जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो वो जब मैंने देखा कि पराली से मकान बन रहे हैं और उसके बाद मैंने देखा कि हेम्पक्रीट से भी मकान बन रहे हैं, मड हाउसेस भी हैं, कोब हाउसेस भी हैं। जो हेम्पक्रीट है उसके अंदर वो क्या करते हैं, हेम्प बोलते हैं भांग को। भांग का जो पौधा है, भांग के पौधे को वो चॉप करके, काट के, उसको सुखा के उसके अंदर वो लाइम मिक्स कर देते हैं, उसको ब्लॉक बना देते हैं और ईंट की तरह ब्लॉक से वो मकान बना लेते हैं। जब मैं अमेरिका में था तब मैंने इसकी वहां पे जो बिल्डिंगें बनती देखी वो सारी कार्डबोर्ड से बनती हैं। जब गत्ते से वहां पे बिल्डिंगें बन रही, इतने मोटा जो 10 या 12 mm के गत्ते होते हैं उससे वो वहां पे लकड़ी के उससे वो बिल्डिंगें बनाते हैं। तब मैंने सोचा था जब ये अमेरिकन जो लोग हैं ये जब इस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो हम भी गोबर से बनी हुई बिल्डिंग में रह सकते हैं। और उसके बाद मैंने गोबर से ईंट बनाने के ऊपर काम शुरू किया था और आज जो है हम जो है गोबर से ईंट बना के, गोबर से ईंटों से मकान बनाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ये जो पीछे साथी बैठे हैं सारे ट्रेनिंग लेने के आए हुए हैं। ये जो ईंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये गोबर की ही ईंट है। ये जो प्लास्टर की जो मैंने बात की थी, प्लास्टर जो है वो हमारा इस प्रकार का होता है। इसमें जस्ट पाउडर होता है, पाउडर के अंदर आपको सिर्फ पानी मिलाना होता है। ये ऑफ वाइट पाउडर है, इसके अंदर गाय का गोबर भी मिला हुआ है, इसमें मिट्टी भी मिली हुई है, इसमें जिप्सम भी है, इसमें ग्वारगम भी है, इसमें नींबू का सत भी है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। इसमें जस्ट आपको पानी ऐड करना है, पानी ऐड करके पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के आपकी अपनी दीवार के ऊपर, ईंटों के ऊपर डायरेक्ट लगा देना है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर नेचुरल पेंट कर सकते हो, ना चाहो तो और भी अच्छी बात है। इसके अंदर जीवाणु है, ये सांस लेने वाली दीवार है। जब आप अपने घर के अंदर प्लास्टर कर लोगे, वैदिक प्लास्टर कर लोगे, सूखने के बाद आप हल्का सा पानी का छींटा मार देना, ऐसे पानी छिड़क देना उसके ऊपर, आपके घर से वही बारिश के बाद वाली खुशबू, भीनी भीनी खुशबू, वही आपके घर में रोजाना आएगी। आप डेली सुबह एक बार या शाम एक बार हल्का सा उंगली से जो है ऐसे छिड़का कर दो तो वो जो है उसके अंदर पानी हो जाएगी। तो इस प्रोडक्ट का हमने नाम दिया था वैदिक प्लास्टर। लेकिन गोबर का समुचित उपयोग कैसे हो? गोबर हमारे देश में कितना निकलता है, आप किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिदिन निकलने वाली कोई चीज है, उत्पादन होने वाली चीज है, तो वो गोबर ही है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, मेरी गायें, मेरे बैल, मेरे बछड़े, मेरी बछड़ियां खाना खाएंगे, चारा चरेंगे, गोबर भी देंगे। तो भारत के अंदर जो है प्रतिदिन जो गोबर निकलता है वो 40 से 45 लाख टन निकलता है प्रतिदिन, एक दिन में। अगर मैं 10-10 टन के ट्रकों की बात करूं तो 4.5 लाख ट्रक गोबर का प्रतिदिन निकलता है, 365 के 365 दिन। उस गोबर को कहां पे क्या यूज किया जा रहा है? आज मोस्टली उसका कोई यूज नहीं है। शहर में जितनी भी डेयरी हैं वो सारे के सारे पाइप लेके उसको सीवर के अंदर ही उस गोबर को बहाते हैं। तो उस गोबर का उपयोग कैसे हो, उसको जो है उससे हम सस्टेनेबल हाउसिंग कैसे हो, तो उसके लिए हमने जो है ये ईंट बनाई। और जो इसका मोर्टार है वो मोर्टार भी हमने गोबर से ही बनाया और उससे जो है बिल्डिंग बनाने का हम काम कर रहे हैं। मैं जो जहाँ पे बैठा हूँ, ये जो मेरी बिल्डिंग है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये तो प्योर खींप से बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर करीब 100 चिड़िया के परिवार रहते हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, हम कहते हैं चिड़ियाएं कहाँ गई, हम कहते हैं ये चीज कहाँ गई, हम कहते हैं वो चीज कहाँ गई। चिड़ियाओं के लिए जब ये आरसीसी की स्ट्रक्चर आई तो उनके लिए तिनके खत्म हो गए। शहरों में तिनके नहीं है, एक तिनका आ गया तो उसके बाद उस तिनके को भगाओ, ये गंदगी है, ये पत्ते आ गए, ये गंदगी है।
मैं जब गांव से शहर में आया था तो हमारे यहाँ पे मेरी माँ नीम का पौधा लेके आई थी और हमने प्लॉट में नीम का, अपने घर के अंदर नीम का पौधा लगा दिया। वो नीम जब बड़ा हुआ तो अड़ोस पड़ोस वाले आ गए, आपके तो यहाँ से पत्ते उठ के हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे तो गंदगी फैल रही है। नीम के पत्ते जो दवाई है, उनसे भारत के घरों के अंदर आज के दिन गंदगी फैलने लगी। गोबर जो कि धन है, वो उसके अंदर हम भारतीयों को आज के दिन बदबू आने लगी। ये दुर्भाग्य है। ये इसको हम कैसे बदलें, इसको हम सोच कैसे बदलें, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तो नेचुरल जो है छप्पर है। इसके अंदर हमारा जो है जैसे अपने ये बता रहे थे कानसिंह भाई कि कितना टेम्परेचर कितना ज्यादा है और वहां पे हम आराम से रह सकते हैं। मैं बीकानेर के यहाँ पे बीकानेर से भी 20 किलोमीटर दूर मुरुस्थल में बैठा हूँ, मेरे साथ ये भी बैठे हैं, किसी के चेहरे पे आपको पसीना नहीं नजर आएगा, सभी के सभी आराम से बैठे हैं, क्योंकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, नेचुरल में रह रहे हैं। छप्पर जो है काफी मोटा ऊपर छप्पर है, तो हीट ऊपर से ट्रांसमिट हो ही नहीं रही। हमारे घरों के अंदर जो 40% हीट है वो हमारी छत से आती है, 30% हीट जो हमारी दीवारों से आती है, 30% हमारे खिड़की दरवाजों से आती है। तो जो दीवारें हैं वो भी हमारी नेचुरल है, जो छत है वो भी हमारी नेचुरल है। तो 70% हीट को हमने पहले ही काउंटर कर लिया, थोड़ी बहुत हीट है वो यहाँ पे आ रही है। तो जो गोबर की ईंटें जो मैं आपको बता रहा था, गोबर के बारे में जो आपको बता रहा था, उसके लिए मैं आपको जस्ट ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे अभी बनानी शुरू की है, जहाँ पे काम हमारा चल ही रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको अपनी भारतीय उसमें डाट बोलते हैं, आर्क। आर्किटेक्चर इसी के शब्द से बना हुआ है। भवन निर्माण का मतलब आर्किटेक्ट होता है, आर्क का मतलब डाट होता है। जब तक सीमेंट और ये लोहा नहीं आया था तो इन डाटों के ऊपर रेल चलती थी। जितने भी हमारे पुल थे पुराने, वो सारे इन डाटों के ही बने हुए हैं, और उन डाटों के ऊपर प्रतिदिन 150 गाड़ियां गड़ 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 करती हुई निकलती हैं। तो ये हमने गोबर की ईंट बना के और उससे डाट बनाई है, और डाट बना के इससे जो है हम छत का काम इसका अभी हमारा बाकी है, ये हम करेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये हमारी रसोई है। ये देखिए, इसके अंदर जो है हमारा वही पुरातन जो चूल्हा था जो आ रहा था, वही हमारा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर हमारा खाना बनता है। ये शाम के लिए खाना हमारा बन रहा है। ये यहाँ पे ये जो है, जो हमारा चूल्हा है, यहाँ पे अब हीट है, सुबह से ये चल रहा है। लेकिन ये जो खाना बनाने वाली हैं, आप इनसे पूछिए इनको यहाँ पे कितनी गर्मी लगी है। गर्मी कुछ भी नहीं लगती। यहाँ पे इनको गर्मी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये जो हमारी जो दीवारें हैं, ये गोबर की बनी हुई है, गोबर की ईंटों से बनी हुई है, और इसके अंदर हमने जो है एयर वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा है। इधर ये हमारी खिड़की है, इधर भी हमारी ये खिड़की है, तो यहाँ पे क्रॉस एयर वेंटिलेशन भी होता है। और नीचे जो है, जो हमने लिपाया रखा है, ये मिट्टी से ही लिपा रखा है। ये सारा, ये टोटल नेचुरल है। तो जैसे आप अब इसमें टोटल नेचुरल की तरफ जाओगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो पहले मिलते थे। उसके बाद छत की बात है। हम सोचते हैं छत कैसे बनेगी। ये हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो ईंटें हैं ये गोबर की हैं। ये जो मोर्टार है, इसके अंदर ये मोर्टार भी गोबर है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये छत है, ये भी गोबर की है। लेकिन हमने जो नीचे जो शटरिंग की है वो हमने बेम्बू से की है। हमने यहाँ पे बेम्बू लगाया, बेम्बू लगा के उसके बीच के ऊपर जो है ये बीच में एक वो दे दिया, और उसके बाद इसके ऊपर हमने जो है गोबर, जो इसका जो गोक्रीट हमने नाम दिया है, ट्रेडमार्क। ये गोबर से जो मटेरियल बनाया है, जिससे ईंटें बनी है, जिससे बना है, इस मटेरियल का नाम हमने गोक्रीट दिया है। और ये सारी की सारी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये गोक्रीट की बनी हुई ही बिल्डिंग है। तो हमें जो है गोबर के प्रबंधन के लिए किसानों की किसान के पास, जिसके पास भी गाय हैं वो, और गाय की बजाय जिसके पास बैल है वो, क्योंकि बैल जो आज जो है सबसे ज्यादा जो बुरी हालत में कोई जीव है तो बैल है। जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो बैल था। बैल के जैसे जन्म होता था तो बच्चे के जैसे जन्म होता है, उसी हिसाब से हमें जो है खुशी मिलती थी, उसी हिसाब से आज बैल जो है वो बहुत बुरी हालत में है। तो आप अगर एक बैल घर पे ले आते हो, सिर्फ एक बैल आप घर पे ले आते हो, तो एक बैल आपको डेली का 28 से 30 किलो गोबर देता है। नागौरी या हरियाणवी नस्ल के बड़े बैल की बात कर रहा हूं। कई नस्लें हैं जिसके अंदर छोटे बैल हैं, वो भी 15 से 20 किलो गोबर देते हैं। अगर 20 किलो गोबर भी देता है या 25 किलो गोबर भी देता है, तो आप प्रतिदिन 10 ईंट आप अपने यहाँ पे बना सकते हैं। महीने में आप 300 ईंट बना सकते हैं।
साल के अंदर आप 3600 ईंट बना सकते हैं। 3600 ईंट से आपका 10 बाई 10 का एक कमरा बन सकता है। यानी कि एक बैल आपको एक साल के अंदर 10 बाई 10 का नेचुरल रूम दे देगा, और वो बेचारा क्या दे। इस प्रकार के प्रयास जो है हमें सभी को करने पड़ेंगे प्रकृति को बचाने के लिए। आज लॉकडाउन होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। जो मोहसिन भाई ने बात की कि उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी थी, आज इतनी हो रही है, उसके बारे में मैं एक डाटा और आपको ऐड करना चाहता हूं। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज है, इसकी जो स्टार्टिंग है, ये हमें बताई जाती है कि 1881 1880 के आसपास ये शुरू हुई थी। आज 2020 में क्या हाल है? 140 साल के अंदर हमने क्या खोया है, क्या पाया है? बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पर्यावरण को हुआ है। 1880 में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में थी वो सिर्फ 280 ppm थी, सिर्फ 280 ppm 1880 में। 140 साल के अंदर वो 280 से बढ़ के 420 हो चुकी है, और वो डेली बढ़ रही है। लॉकडाउन के बावजूद 2.5 ppm पिछले साल वो बढ़ी है। हम सभी के सभी कार्बन मोनोऑक्साइड के जनरेटर हैं, सभी जनरेट कर रहे हैं। एक 10 बाई 10 का कमरा अगर मैं बनाता हूं, 10 बाई 10 का कमरा बनाने के लिए मेरे को मान लो 4000 ईंटें चाहिए। 4000 ईंट पकाने के लिए मेरे को 12000 किलो कहीं से मिट्टी चाहिए। 12000 किलो मिट्टी को फिर मेरे को पकाने के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। उस 800 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मेरे को 4000 किलो ईंधन चाहिए। फिर उसके लिए मेरे को सीमेंट चाहिए। सीमेंट के लिए मेरे को पता नहीं कहां से जिप्सम मैं लेके आऊंगा, कहां से मैं लाइम लेके आऊंगा, कहां से मैं एल्यूमिना लेके आऊंगा, कहां से मैं मैग्नीशियम का वो लेके आऊंगा। फिर उसको मैं 1500-1600 डिग्री पे गर्म करूंगा। गर्म करने के बाद वो कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा। धरती के नीचे वो पानी नहीं छोड़ता, आसपास जब वो सीमेंट जाती है पत्तों पे जम जाती है, पत्तों को नहीं छोड़ता। उसके बाद फिर मेरे को लोहा भी चाहिए। 10 बाई 10 के कमरे के लिए 10 कट्टे सीमेंट के चाहिए, और फिर 200 किलो लोहा भी चाहिए। लोहे के लिए मैं पता नहीं कहां से बॉक्साइट लेके आऊंगा, कहां से कोई और लेके आऊंगा, फिर उसको जलाऊंगा, फिर उसको फूकूंगा, फिर उसको एनर्जी लगाऊंगा, फिर मैं लोहा ट्रक में भर के पता नहीं कहां से सीमेंट और ईंट और ये मैं लेके आऊंगा। वो ट्रक भी प्रदूषण फैलाता हुआ जाएगा। यानी कि हम जो मकान बना रहे हैं वो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक जब हम मकान बनाते हैं तो कम से कम 100 पेड़ों के बराबर ऊर्जा हम वेस्ट कर देते हैं। 100 पेड़ जीवन में लगाते कितने हैं? एक पेड़ लगा के 10 दिन नहीं 100 दिन फेसबुक के ऊपर लगा रहे, मैंने पेड़ लगा दिया, मैंने पेड़ लगा दिया। उसके बाद उस पेड़ को हम भूल जाते हैं। हम रोज पेड़ को काटने वाले, धरती को खाने वाले प्राणी बने हुए हैं। जो सीमेंट वाला मकान बनेगा वो सर्दी को भी नहीं रोकेगा, वो गर्मी को भी नहीं रोकेगा। फिर उसके लिए एसी चाहिएगा। एक एसी जो है प्रतिदिन 2 से 3 यूनिट की बिजली उसको चाहिएगी। 2 से 3 यूनिट बिजली के लिए 2 से 3 किलो उसको ईंधन फिर चाहिएगा। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये नहीं चलने वाला है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, अगर आप सोच रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हमें तुरंत यू टर्न लेके और सस्टेनेबल को हिंदी में बोलते हैं सनातन, लगातार चलने वाला। आपको सनातनता की ओर मुड़ना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बताया कि किस तरह हमें अपने जीवन को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। वो सभी उपाय सबकी पहुंच के अंदर है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो हमारी लिमिट्स के बाहर हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम सबसे पहले हमारे पास 10 सवाल हैं, उसमें कुछ सवाल के लिए हैं। मनीष जी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस। ओके। 3 सवाल हैं जो कि घर को नेचुरल तरीके से बनाने से जुड़े हुए हैं। पहला ये कि अपने घर को नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, और उस प्रोडक्ट्स को हम कहाँ से लोकली सोर्स कर सकते हैं। How to by a natural procedure, what are the eco-friendly products for construction, and how to select those products locally. अभी हमने बहुत बढ़िया शिवदर्शन जी का प्रेजेंटेशन देखा है। उसके बाद आई थिंक उसमें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मैं शायद इस क्वेश्चन को उन्होंने सारा सोल्यूशन हमें बताया कि
किस तरीके से मटेरियल्स और कांसिंग जी ने जो दिखाया था उनकी जो भी प्रोसेस है, तो उससे आई थिंक बड़ी एग्जाम्पल नहीं है आज की तारीख में किस तरीके से हम कर सकते हैं। और बस एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि डिजाइन में जो एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी शिवदर्शन जी ने दिखाया था, नेचुरल वेंटिलेशन, जिस तरीके से विंडोज वगैरह है जो यूज किया है उसके लिए नेचुरल मटेरियल्स के थ्रू। प्लानिंग में भी अगर हम दिमाग लगा के क्या कहते हैं कि अगर इस पे ज्यादा अगर एम्फसाइज भी करें मटेरियल्स के साथ साथ, आई थिंक नथिंग लाइक इट, उससे ऑटोमेटिकली बिल्डिंग की जो टेम्परेचर वगैरह जो भी गर्म हवा जनरेट होता है बिल्डिंग के अंदर, ऑटोमेटिकली बाहर हम वेंटिलेट करके निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी आंसर्ड इन द प्रेजेंटेशन। अनदर क्वेश्चन इज, जो कि मुझे लगता है इसका जवाब बहुत आसान नहीं होगा, इको फ्रेंडली घर बनाने में कितनी लागत आएगी? मुझे लगता है ये लागत तो हर जगह अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी क्या कोई जनरलाइज्ड जवाब है इसका? हाउ मच विल बी द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर मेकिंग एन इको फ्रेंडली हाउस? सो इसका जो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बट एक चीज ये है कि आज की तारीख में जो प्रॉब्लमेटिक है वो स्किल और नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मटेरियल कॉस्ट। आज की तारीख में जो हम सिटीज में जो भी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरा ऐसा है जो जस्ट लाइक लाइन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या रैम्ड अर्थ या कुछ भी, मतलब जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है जो कई मतलब सेंचुरी से चलते आ रहे हैं, उसका अभी कोई वी डोंट फाइंड पीपल, मतलब वो नहीं है। सो सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है, इट्स आल्सो अबाउट स्किल सेट एंड आल्सो की एक्सेसिबिलिटी इन टेक्निक्स के लिए। सो कॉस्ट को तो डेफिनेटली जनरलाइज नहीं कर सकते। एंड कैन वी आल्सो आंसर कि ये जो स्टैंडर्ड तरीके हैं घर बनाने के, उससे कम होगी या ज्यादा होगी या कम होगी? डेफिनेटली सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन यू कैन से ज्यादा है, वो इसीलिए इट्स मटेरियल कॉस्ट, तो यू कैन से लाइक मटेरियल कॉस्ट का खर्चा नहीं है, मेजरली अबाउट स्किल एंड लेबर का जो कॉस्ट है वो कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस। इट्स आल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड द पीपल, उस वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है मटेरियल। एक और सवाल है, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स कितने क्रेडिबल हैं, कितने विश्वसनीय हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? See, multi-storied में if you look at it, multi-storied में दो चीजें you can say, one is infill and the second thing is structure. तो structure में obviously we cannot generalize saying कि हम लोग जो traditional techniques है उसके through multi-storied मतलब we can get the same strength as the same. तो but we don't need a perfect solution. अगर structure को जितना वो multi-storied के लिए even if you're using concrete, but infill materials में जैसे शिवदर्शन जी ने दिखाया था, like natural materials जो naturally वो generate हुआ जो products है उसके अंदर also the plaster and everything, अगर वैसा concept अगर integrate कर सकते तो it's I mean you don't have to go ideal, so that's a middle ground. उसमें भी काफी ज्यादा emissions and we can make it at least, I mean not 100% sustainable, but काफी हद तक हम sustainable बना सकते हैं उसमें भी. Now there is a question which is in 3 parts and it is more of a suggestion. The questioner wants you to answer. Do you agree that in multi-story structures built in cities, many problems related to natural energy and airflow can be solved by making these 3 simple conditions as mandatory? हमारे क्वेश्चनर ने 3 कंडीशंस आपके सामने रखी हैं और आपसे जानना चाहा है कि इनको अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 towers end to end should not be less than the combination of the horizontal width of the tower including the constructed area, that is balcony or the extended area. मैं फिर से बता दूं, 2 टावर्स के बीच की जो दूरी है वो दूरी किसी भी एक टावर की विड्थ और उसके दोनों तरफ जो बालकनीज हैं उसको मिला के जितना डिस्टेंस बनेगा उससे कम नहीं होनी चाहिए। इन इफेक्ट इट मींस कि 2 टावर्स के बीच की दूरी बहुत करीब नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दूर होनी चाहिए। What do you say to this? See, इसमें भी ना हम लोग इसकी जो जनरलाइज नहीं कर सकते because is there a formula to it?
Yes, there is more than formulas. जैसे there are lots of environmental analysis tools right now जो use करके building को we can optimize the जो air flow वगैरह है या फिर temperature से we can do shading devices and ventilation ये सब calculate कर सकते हैं. Definitely that's a very good idea. It's a very good suggestion. But I'm saying कि there are many tools that can help us in calculating. वो मतलब जो scientifically we can measure using it. बिल्डिंग का परफॉर्मेंस. रतन सर, जिन्होंने ये प्रश्न किया है वे स्वयं क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको अनम्यूट कर दूं? हाँ, कर दीजिए. धन्यवाद कनिका जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उसमें जो टावर के बीच की दूरी होती है उसमें जो वो दूरी जो है इतनी ज्यादा रखी जाए कि जो दोनों टावर हैं उनकी हाइट से ज्यादा होनी चाहिए. ये एक पैरामीटर अगर हम बना दें तो कभी भी जो वगैरह पास होते हैं उसके बाद वो ये नहीं कह पाएंगे कि साहब हमारी तो ये बिल्डिंग पास थी, और वो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी आके कभी भी चेक कर सकती है कि वो जो दो टावर बने हुए हैं उनकी हाइट मेजर करेगी बेसमेंट से लेकर के नीचे से और टॉप फ्लोर तक उसकी छत तक, और दोनों को ऐड करेगी. और जो बालकोनी निकली हुई होंगी एक टावर की बालकोनी से उसके सामने वाले टावर की बालकोनी की दूरी नापेगी और वो कहेगी कि ये इससे ज्यादा है, यानी कि आपने इसकी टावर में और 2-4 बिल्डिंग और 2-4 फ्लोर बना लिए हैं और आपने इसके लॉ को जो है वो किया है. दूसरी चीज मैंने ये की है कि जो बिल्डिंग उसने बनाई एक प्रोजेक्ट ने, उसके बाद उसके बराबर में एक और प्रोजेक्ट आ जाता है और वो भी उसी तरह से बना देता है, तो उसके एक टावर और हमारे टावर के बीच का डिस्टेंस घट जाता है. मैंने ऐसा खुद ऑब्जर्व किया है नोएडा में और भी जगह जहां जाता हूं. तो उससे क्या ये बनाना चाहिए कि जो टावर की हाइट है उसकी दूरी कम से कम बाउंड्री से रखी जाए खाली, और उसमें जो है चाहे बगीचे डेवलप करें, पार्क डेवलप करें, बड़े बड़े पेड़ भी लगने चाहिए बिल्डिंग्स में. ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ शो के पेड़ लगने चाहिए. इस चीज को अगर खत्म किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत कुछ इसका हल मिल सकता है. जो नेचुरल हमारी यस, आई थिंक आइडियली जो आपने कहा है दैट्स अ वेरी गुड सजेशन. ऐसा होने से इट्स गुड, उसमें कोई डाउट नहीं है. ग्राउंड कवरेज भी आपका जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं बिल्डिंग के लिए वो भी कम. ये डिस्टेंस बढ़ाया जाना चाहिए और इसका एक पैरामीटर बन जाए. नहीं, वो लाइक आई एम सेइंग दिस अ वेरी गुड आइडिया, उससे फायदा भी रहेगा. बट इसमें सिर्फ एक चैलेंज है, फ्रॉम दैट इज मोर फ्रॉम एन अथॉरिटी लेवल, नॉट फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव. जो भी बिल्डिंग का बायलॉज के हिसाब से जितना भी अभी हर सिटी में है उसमें कि FIR एंड ग्राउंड कवरेज, सो उस बेसिस पे हम लोग बिल्डिंग का हाइट और उसकी जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम एडजेसेंट बिल्डिंग वो सब हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसको अचीव करने के लिए वो सारा बायलॉज को बदलना पड़ेगा. ओनली देन इट इज पॉसिबल. यू आर राइट, पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे और अपनी ग्रीड चेंज करनी पड़ेगी डेवलपर्स को. अगर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा. ओनली देन व्हाट यू सेइंग इज डेफिनेटली पॉसिबल, और उससे काफी फायदा रहेगा. बट उससे क्या है कि लोगों की जो बिल्टअप एरिया है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. जितना उसी लैंड के ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं उसको दे हैव टू सैक्रिफाइस दिस. थैंक यू. न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए तो कर सकते हैं. यस यस यस. थैंक यू हेमंत जी, आपका सवाल पे है. जी मनीष, मेरा सवाल ये था कि हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कंपोस्ट बनाने की यूनिट्स होनी चाहिए और पानी के रिसाइकलिंग की यूनिट्स भी होनी चाहिए, और उन सब के लिए ड्राई सॉलिड वेस्ट, वेट वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट को अलग अलग इकट्ठा करके अलग अलग जगह रखना, बनाए जाने का जो इंतजाम है वो डेवलपर के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं. वो अभी भी है बट बियॉन्ड अ सर्टेन स्केल. STPs जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान एंड वेस्ट मैनेजमेंट का, एक स्केल इंक्रीज करने के बाद बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अगर वो इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट, उसको जो मैंडेट है, मतलब अभी छोटे प्रोजेक्ट्स में भी दे कैन इनकॉर्पोरेट नथिंग लाइक इट, उससे और फायदा हो सकता है. बट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी दिस इज देयर, मतलब उसमें STPs वगैरह. Thank you so much, Manish ji. Thank you so much for the answers. Very well put, very well delivered. और हम आपको आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए. बाकी दो पैनलिस्ट के भी जो सवाल हैं
हम उनको थैंक यू। लें। कान सिंह जी, आपसे कुछ सवाल हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सुन रहा हूँ सर। पहला सवाल ये है कि मेडिकल टूरिज्म का अगर उद्देश्य हो तो 300 से 400 एकड़ की भूमि पर मेडिकल टूरिज्म कैसे तैयार किया जा सकता है, और क्या इसके लिए कोई ठोस और सस्टेनेबल योजना आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं? मेडिकल टूरिज्म पे आपसे सलाह मांग रहे हैं। इसके लिए पूरी योजना है सर। इसमें सबसे पहले जो ध्यान देने की जरूरत है कि जहां भी ये आप व्यवस्था खड़ी करें वहां देसी गाय का पालन करें, और उसके बाद में नेचर से घर बनाएं, और शुद्ध खान पान और नेचर का घर, और गाय आधारित जो है जीवन पद्धति जीने से आधी बीमारियां तो वहीं से खत्म हो गई आपकी। फिर हमारे प्राकृतिक जो चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में मेरे पड़ोस में ही एक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने चालू कराया छोटे स्वरूप में, और वो बहुत शानदार चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें पूरा सहयोग कर दूंगा। दूसरा सवाल है कि गाय के गोबर से जो ईंट बनाई जा सकती है, क्या इसके लिए कोई ऐसा तरीका है जो कि आम लोग भी फॉलो कर सकें? सर ईंटों में मैं, मलिक साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे थोड़ी अलग राय रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि मिट्टी की ईंटों में क्या खराबी। हजारों साल के इतिहास में मिट्टी की ईंटें हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने काम में ली। मैं मेरे खेत में खुद बनाता हूँ, और आप ताजुब करेंगे कि मैंने जो कहा ना कि मिट्टी की ईंटों की जो विशेषता है धरती पे किसी में नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जवान महिला औरत और खेत की ईंट वो गर्मी में ठंडी होती है, सर्दी में गर्म होती है, ये नेचर है उनका। तो इससे ज्यादा विज्ञान क्या होगा। मैंने बताया ना आपको, पूरा मेरा मिट्टी का जो मेरा टैंक बना हुआ है पानी का, उस पानी के टैंक में 48 के टेम्परेचर में जो है वो ठंडा पानी आता है, और -5 में आप नहा सकते हो, ऐसा गर्म पानी आता है। ये केवल वो देसी हमारे खेत की ईंटें ही दे सकती है, बाकी दूसरी कोई चीज नहीं दे सकती आपको। तो मैं गोबर की ईंटें जिनको स्वाभाविक जिससे जस्ती वो बनाए, लेकिन मैं नेचर में मेरी हर समस्या का समाधान नेचर से ढूंढता हूं। जब आपने इस दीवारों का, जैसे शहर में अभी शहर की बात आई थी, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, जितने फ्लैट खरीदे आधुनिक से आधुनिक फ्लैट खरीदे, बाथरूम आप अपने हिसाब से बना ले, लेकिन आप अपने फ्लैट की दीवारों को गाय के गोबर से लीप लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपके घर में कोई स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी की साल भर बाद में रोगी आए तो उसका क्लेम मेरे पास भेज देना, मैं आपको सार्वजनिक रूप से कर रहा हूं। क्या बात। मैं मेरी चीज की प्रमाणिकता को दावे से ठोक के कहता हूं, मैं लुक छुप के नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं जीता हूं वही आपको कहता हूं। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं न सुना बोलता हूं न मैं जो है किसी का पढ़ा बोलता हूं, मैं तो जो जीता हूं उसको ठोकता हूं। एक सवाल और है जो कि बड़ा सही और मुझे लगता है बड़ा ही एक संदर्भित सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में आप जरूर जानते होंगे कि वहां पे मिट्टी के घर बनते हैं और वहां पे अधिकतर छतें जो है वो छप्पर की होती हैं। तो उन जगहों पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर मिट्टी के घर हो तो उनमें किस तरह की छत बनाना बेहतर हो? देखो, मैं उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की यात्रा से अभी जस्ट आया हूँ, 4000 किलोमीटर की मैं यात्रा करके आया हूँ। क्या बात है। मेरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हमारे जितने देश के लोगों से एक अपील है, मैंने देखा कि वहां जितने भी घर बने हुए हैं वो जमीन उनकी जो नीचे का जो हमारी जो प्रवेश द्वार है वो मिट्टी जो वहां की जो धरती है उसके बराबर में होता है। ये गलत है। आप अपने घर का गेट जो है उसकी ऊंचाई जमीन से 3 फीट ऊंचाई पे रखें, 2.5-3 फीट पे, क्योंकि वहां पानी से भी, घर में पानी भी भर जाता है और कीचड़ भी हो जाता है। तो पहली सलाह मेरी है कि घर की दहलीज की जो थली है जिसको चौखट हम कहते हैं, उसकी ऊंचाई जमीन से 2-2.5 फीट होनी ही चाहिए, पहली सलाह आपको। दूसरी सलाह जो है वो आपके यहाँ भी, ये हमारे जिनको हम सरकंडा कहते हैं, वो लगभग देश में सब जगह होता है। जो नहर के किनारे खड़े रहते हैं बड़े से, जिसको अलग अलग लोकल भाषा में अलग अलग नाम दिया जाता है, वो आप कहेंगे तो मैं फोटो वगैरह जो मांगेगा उसको दे दूंगा। वो सरकंडे की छत बनाकर और उस पे आप टिन शेड डाल देंगे तो 100 साल तक कहीं नहीं जाएगा।
और सरकंडे का विज्ञान है, हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने हवन यज्ञ किए हैं या करते हैं, वो सरकंडे की जो छाया है उसके नीचे करते हैं, इसका विज्ञान है। आयुर्वेद में इसका अपना बहुत बड़ा महत्व माना गया, वो दे सकते हैं। और आप जो मिट्टी के जो कोलू बना के करते हैं वो भी कोई बुरी बात नहीं, वो भी नेचर है, पूरी अच्छी बात है। और दूसरी एक और है, आप बांस के लकड़ियों का लगा के जाल या कोई भी लकड़ी आपके वहां जो खेत में होती हो, उन पे आप एक जो है परत बाकायदा घास फूस की दे करके उसके ऊपर मिट्टी डालें और फिर आप एक प्लास्टिक दे करके फिर मिट्टी डाल दें, वो घर आपका कहीं नहीं जाएगा और पूरा नेचर हो जाएगा। जी, एक सवाल और है कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में जो बहुमंजिली इमारत है उसके अंदर के जो घर है उसकी जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, अंदर की जो डिजाइन है, क्या वो भी आप जैसा नेचुरल घर बनाते हैं उस तरीके से की जा सकती है? और कोई सज्जन है जो जोधपुर में इस तरह के इंटीरियर डिजाइन करने के लिए आपसे सलाह चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो व्यक्तिगत तौर पर मत कर लें। इतनी सुंदरता बढ़ जाती है कि रोमांच पैदा करेगी। आप पूरा घर गाय के गोबर से अंदर से शानदार लीप दीजिए आप, और उसमें फिर मांडने, हमारे जो राजस्थानी में जिनको पेंटिंग आप चित्रकारी कहते हैं, हमारे यहाँ इनको मांडने कहते हैं, वो यदि आप कर देंगे तो अद्भुत अद्भुत लगेंगे। आपको मन करेगा कि दीवारों को हम देखते रहे। फिर आप, मैं एक बात और कहता हूं, जैसे आप किसी घर में पेंट कराते हैं तो 2 साल से कराएंगे तो भी लाख रुपए का खर्चा आएगा। अरे पूरे घर की तो 3,000 रुपए में पूरी पुताई हो जाएगी। एक आदमी को हर साल रोजगार मिल जाएगा, गाय का गोबर आएगा और मिट्टी आएगी, घर का लेप हो जाएगा। और एक अंतिम सवाल है, परिणाम कितने सुखद है उनकी कल्पना करें आप। जी 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 जी, कि मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी दीवार देखो एक गाय के गोबर से लिपी हुई, पीछे से पूरा कमरा ऊपर नीचे सब जगह गोबर लिपा हुआ है। जिस तरह के घर आपने सीकर में बनाए थे अलग तरीके के, क्या उस तरह के घर अन्य जगहों पे बनाए जाने की ट्रेनिंग भी मिल सकती है? बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है जो भी इच्छुक लोग हो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अलग अलग, मेरे जितने भी घर बनाए सब अलग अलग डिजाइन से बनाए मैंने, एक साथ कोई घर दूसरा कमरा नहीं बनाया। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, बहुत ही खूबसूरत बात। और मुझे लगता है प्रकृति के संरक्षण करने को और प्रकृति को अपने घर के अंदर बुला लेने का जो तरीका आपने बनाया है वो वास्तव में स्वागत योग्य है, जिसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। और मुझे लगता है आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको अपने घर और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का एक नया तरीका आपसे मिला होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कान सिंह। अब आपका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप साधुवाद देता हूँ कि जो है एक किसान को आपने बड़ी बड़ी तसल्ली से सुना। दूसरी सर में एक और मेरी एक महारत हासिल की है मैंने, जो देश में अब तक किसान के हाथ नहीं आई है। ये बताइए। मेरे इसमें घर में जो लोग रहने आते हैं, ठहरते हैं और सुबह अपनी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं, पूरा सामान प्रोसेसिंग, रसोई का पूरा सामान प्रोसेसिंग करता हूँ और वो घी बनाता हूँ जो लोग 10,000 रुपए किलो बेच रहे हैं, जिनकी जड़ी बूटियां गिनती की खिला करके। मेरे यहाँ तो हजारों तरह की जड़ी बूटियां 365 दिन गाय खाती है। जैसलमेर में खुले में चरती गाय है, उनका घी बहुत न्यूनतम रेट में लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है आप इस तरह की चीज कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है प्राकृतिक तरीके से घर को संवारने का एक बहुत अच्छा तरीका है। डॉक्टर शिव दर्शन जी, आपके लिए कुछ सवाल हैं, क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी डॉक्टर शिव दर्शन, आपसे भी जो हमारे प्रतिभागियों ने सवाल पूछे हैं वो ये हैं कि मिट्टी से या लो कॉस्ट घर बनाने का जो तरीका है वो आसानी से कैसे उपलब्ध हो सकता है और आप उसमें क्या सलाह दे सकते हैं, और इको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री का आगे चल के क्या भविष्य है? क्या आगे भी ये इस्तेमाल होते रह सकते हैं? आपके एक साथ में 2 सवाल हैं। जी हाँ, 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि ये जो इको फ्रेंडली घर हैं क्या ये सस्ते होते हैं? पहली बात ये है कि ये मेटेरियल वाइज सस्ते होते हैं। जैसे मोनिस भाई ने बताया कि लेबर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर है ही नहीं,
पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो गिने चुने लोग हैं। जो गिना चुना लोग है वो कहीं कहीं जाके एक दो मकान बना सकता है। तो वी डोंट हैव टीम इन इंडिया। जब एक आदमी एक ही आदमी होता है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो फिर वो अपनी दिहाड़ी ज्यादा लेता है, वो अलग अलग जगह जाके बनाता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप ये सोचते हो कि मड हाउस सस्ते हैं, बिल्कुल मेटेरियल वाइज सस्ते हैं, लेकिन लेबर स्किल्ड लेबर नहीं है, और जो स्किल्ड लेबर है वो अपनी स्पेशल अपनी वो कॉस्ट लेती है। तो इसलिए जो आपने पहले उन्होंने पूछा था कि इनका रेट क्या है, तो जो आरसीसी के जो सीमेंटेड हाउस हैं लगभग उनके पास ही जाके 1500 से 1800 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास हमारे नेचुरल घरों के मड हाउसेज के पड़ते हैं। दूसरा सवाल जो आपने पूछा वो ये था कि इनका भविष्य क्या है। भविष्य क्या? मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य ही इनका है। अगस्त 2020 के अंदर अमेरिका के अंदर कोड बन चुके हैं। पहले कोब हाउसेज के लिए, मड हाउसेज के लिए, रेमडर्थ के लिए कोड नहीं थे। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इनको घर ही नहीं मानती थी, वो पक्के घरों को ही घर मानती थी। तो अब जो है अमेरिका के अंदर इनके कोड बन चुके हैं, और कोडिंग होके अब इनका आगे इको फ्रेंडली, जमाना ही इको फ्रेंडली का है। और वहां पे जो ये कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर जब बात आई, और मेरी जैसे आपसे बात हो रही है वैसे ही मेरी अमेरिका में किसी से बात चल रही थी, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कोरोना है या कोई भी वायरस है, उसकी ऊपर वाली लेयर है वो चिपचिपी होती है, प्रोटीन होती है। तो वो सीमेंट पे, लोहे पे, प्लास्टिक पे, एल्यूमिनियम पे, स्टील पे, वो जब जहाँ पे चिपक जाता है तो वो उसका पानी जो है वो नहीं पी पाता, और वो वहां पे जीवित रहता है 3 से 4 दिन तक। लेकिन वही वायरस, वही हमारी कफ, वही हमारी स्नीज, वो जो है जब मिट्टी वाली दीवार पे आके चिपकता है तो मिट्टी उसका पानी सोख लेती है, उसकी जो प्रोटीन है वो उसको डिहाइड्रेट कर देती है, और वो जो वायरस है वो खत्म हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसका जो है वो डीनेचुरेशन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो जो कोरोना, जो वायरस सीमेंटेड या अननेचुरल घरों के अंदर 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, वो कच्चों घरों के अंदर 30 से 40 मिनट तक ही जिंदा रहता है। तो ये जो नेचुरल हाउस है दे आर हेल्दी होम्स, और आने वाला जो समय है वो इन्हीं का है। अमेरिका क्ले कंपनी बन चुकी है, ऑस्ट्रेलिया क्ले कंपनी बन चुकी है, ब्रिटिश क्ले कंपनी बन चुकी है, भारत के अंदर भी काफी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के जो सिलेबस है उसके अंदर अभी तक ये हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए हैं। जिस दिन ये आ गया ब्रेदिंग वॉल, जैसे कान सिंह भाई ने कहा कि जोधपुर में कोई बनवाना चाहता है, जोधपुर में नहीं, हर जगह बहुत सारे लोग बनवाने चाहते हैं, लेकिन बनाने वाले नहीं है। मिट्टी नहीं मिलती है। मैं अगर मेरे को मिट्टी मिलती, पीली मिट्टी मिलती, तो मुझे वैदिक प्लास्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं वहीं से मिट्टी लेता और मैं बना देता। तालाबों के अंदर से हमारी जो एनवायरमेंटल लॉज हैं वो कैसे हैं? वो लॉज ऐसे हैं कि आप जो है पूरे के पूरे पहाड़ का कचूमर बना के बजरी बना सकते हो, लेकिन तालाब के अंदर से या किसान अपने खेत से 2 फीट से ज्यादा, 2 फीट 1 इंच तक अगर वो मिट्टी निकाल देता है तो कल्प्रिट होता है, वो कानून तोड़ देता है। तो ये जो कानून है ये भी बदलने पड़ेंगे, ये जो रेगुलेशन है ये भी बदलने पड़ेंगे, स्कूल के जो सिलेबस हैं वो भी बदलने पड़ेंगे, कॉलेज के जो सिलेबस है उसके अंदर इको फ्रेंडली हाउसिंग, इको फ्रेंडली लिविंग, वो हमें उनको जगह देनी पड़ेगी। इनका भविष्य है, आने वाला समय इन्हीं का है। एक सवाल और है कि वैदिक प्लास्टर से घरों की दीवारें तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से छत भी बनाई जा सकती है? ये प्लास्टर है बेसिकली। छत के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे तरीके हैं। नॉन कन्वेंशनल, ये आरसीसी से अलग जो है बहुत सारी छतें बनती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर पट्टियां आती हैं, भीलवाड़ा का पत्थर आता है, हरियाणा के अंदर कड़ियां आती हैं, सह तीर आते हैं, और जैसे उन्होंने बताया जो सरकंडा है, आप सरकंडे को छोड़िए, जो सरकंडे को कूट के मूंज बनती है, मूंज की रस्सियां बनती हैं, और उससे जो है चारपाइयां भरी जाती हैं। ये एक बार ये चारपाई दिखाओ। ये जो चारपाई है जो मेरे सामने यहाँ पे है, इस चारपाई के ऊपर अगर आप शाम को थोड़ा सा पानी छिड़क दोगे इस चारपाई के ऊपर, और इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दोगे, और सुबह आप वो कमरा खोलोगे तो आपका कमरा खुशबू से भरा हुआ होगा, बिल्कुल नेचुरल। ऐसा सेंट धरती पे कोई बना ही नहीं हुआ। तो ये जो नेचुरल जैसे है, मैं यहाँ पे खीप में बैठा हूँ,
जो मेरी छत है ये खीप है। खीप जो नहीं होती है उसके अंदर से जब ये हवा आती है क्रॉस करके तो मेडिसिनल हवा होती है। वो खीप के गुण जो है, खीप के जो है वो मेरे अंदर जाते हैं। जो सन है उसके जो ये मूंज जो है इसके ये औषधीय चीजें हैं। इन औषधियों से जब मैं सांस लेता हूँ तो स्वस्थ रहता हूँ। तो ये चीजें जो है इनसे भी छत बनाई जा सकती है। वीविंग वॉल्स हैं, वीविंग वॉल हमारे उसमें नहीं है। आपको क्या करना है, इसी हिसाब से वीविंग कर लेनी है। वीविंग करके उसको जो है बैम्बू दे देना है, बैम्बू देके और उसके ऊपर हमें कवर कर देना, आपकी छत बन गई। आप बात करते हैं मल्टी स्टोरी की, 100 मंजिल, 50 मंजिल, 20 मंजिल। आपको आरसीसी स्ट्रक्चर ही तो खड़ा करना है, बाकी आपकी जो दीवारें हैं वो तो नॉन लोड बेयरिंग दीवारें हैं। जब नॉन लोड दीवारें हैं वो हैं तो उसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। गोबर की ईंटें लगा सकते हैं, प्लास्टर जो है वो तो लिपाई का काम है, वो कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जो दूसरा सवाल था इसका जवाब है। ईंटें, इसका छत भी दूसरे टाइप से बन सकती हैं। हाँ, इसी से जुड़े हुए 2 सवाल हैं जो कि मैं एक ही में बोल रहा हूँ कि क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी बांस, गोबर और चूना मिलाकर बनाया जा सकता है, और यदि हाँ तो कितनी मंजिल तक? और दूसरा ये कि इन्हीं तरीकों से क्या डुप्लेक्स घर बनाना भी उचित है? डुप्लेक्स और मल्टी स्टोरी, आप लोग आज सारा दिन नेट पे रहते हैं, हम लोग सारा दिन नेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं वो एक वर्ड यूज कीजिए, शिवम शब्द का, शिवम सिटी, उसको नोट कर लें, SHIBAM, शिवम। शिवम एक शहर है जहां पे 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर पूरा का पूरा शहर है, 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर बना था। और वहां पे जो है सारा का सारा वो मिट्टी का बना हुआ है और 7 से 11 मंजिल तक की उसकी वो सारी बिल्डिंगें हैं। शिवम आज भी है, हेरिटेज सिटी है। तो हमारा ज्ञान थोड़ा सा वो हो गया, ज्ञान ना होने के कारण ये है। तो इससे डुप्लेक्स आराम से बन सकते हैं, मल्टी स्टोरी भी आराम से बन सकते हैं। 7 से 11 मंजिल तक के तो धरती पे आज भी हैं, जिसको शिवम शहर के अंदर कोई भी जाके देख सकता है। और ये एक क्वेश्चनर जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह के कोई उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकते हैं, हरिद्वार या उसके आसपास कहीं? मुझे लगता है ये वहीं के होंगे, इससे पूछना चाह रहा हूं। मित्र, मेरे भारत के हर गांव के अंदर ऐसे ही मकान थे। उत्तराखंड के अंदर जब मैं जाम्बे जाता हूँ, इंटीरियर में जाता हूँ, तो मुझे आज भी वही मकान दिखाई देते हैं। राजस्थान के अंदर पिछले 5-6 साल के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना ने 15 लाख कच्चे मकानों को ढाया है। 5-7 साल पहले तक यहाँ पे सारे यही थे, कोब हाउसेज ही थे, मड हाउसेज ही थे। हरियाणा के अंदर जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे दादा का जो मकान था वो कोब हाउस ही था, उसके ऊपर सरकंडे की छत थी और टोटल नेचुरली था। तो हमारे उत्तरांचल के अंदर भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। उत्तरांचल के आपके अंदर जो है नैनीताल के आसपास और उस साइड में भी हैं कई जो नेचुरल बिल्डिंग बनाने वाले हैं, वहां पे भी मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, हम जो रिस्पेक्ट देते हैं वो पत्थर वाले को देते हैं। हम जो स्टेटस जो बताते हैं, मेरे घर में तो इटालियन मार्बल लगा हुआ, उसको हम ये सोचते हैं स्टेटस है। सरकंडे वाले को या कच्चे वाले को कहते हैं यार। आपका वीडियो रुक गया है। मेरी फोन कॉल आ गई थी तो मैं इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। तो मेंटलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम जो है, जो जितना ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसको उतना ही बड़ा आदमी मानते हैं। इसने BMW ले ली, BMW की कितना ज्यादा वो प्रदूषण फैलाती है, कितना ज्यादा वो डीजल फैला रही है। ये तो ऊंट गाड़ी पे चलता है, ये तो बैलगाड़ी पे चलता है। हमें बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी वालों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दे आर द सर्वाइवर ऑफ दिस अर्थ। वो जीवन बचा रहे हैं, वो ऊंट को बचा रहे हैं, वो बैल को बचा रहे हैं। ये हम कार वाले हैं, हम हवाई जहाज वाले, हम क्या कर रहे हैं? हम सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट बिरादरी है हमारी, पोल्यूशन फैलाने वाली बिरादरी है। तो हमें जो है एक जो माइंड सेट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये 2 सवाल मैं एक साथ ले रहा हूँ। एक साहब ने जानना चाहा है कि गोवा में क्या इको फ्रेंडली घरों के कंस्ट्रक्शन की अनुमति है या परमिशन मिलने का क्या तरीका है? और दूसरा ये कि शहरी घर बनाने के जो नियम है ना, नक्शा पास कराना, फीस आदि जमा, क्या अन्य शहरों कई प्रदेशों में जो घर बनाने के नियम है ना, नक्शा पास कराना है, फीस जमा करना, तो क्या उस प्रकार के घर भी सम्मिलित हैं क्या? और क्या इस प्रकार के घर बनाने की परमिशन है कि नहीं? जगह जगह के लिए, क्योंकि मटेरियल सिलेक्शन हमें करना पड़ता है और मटेरियल सिलेक्शन के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे हमें लगानी है वो हमें देखनी पड़ती है। ये जो लॉज बने हुए हैं ये सारे सीमेंट लॉबी ने अपने हिसाब से बनवा रखे हैं। तो आप जो है सीमेंट के पिलर और बीम बना लीजिए,
जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सी ईंट लगाओगे, आरसीसी की लगाओगे या फ्लाई एश की लगाओगे या भट्ठे की लगाओगे या मिट्टी की लगाओगे, ये आपके ऊपर है, इतना आप चूज कर सकते हो। प्लास्टरिंग का भी आपका अधिकार है कि आप कौन सा प्लास्टर करना चाहते हो, ये सीमेंट वाला प्लास्टर करना चाहते हो, क्ले वाला प्लास्टर करना चाहते हो, लाइम वाला प्लास्टर करना चाहते हो, जिप्सम वाला प्लास्टर करना चाहते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन ज्यादातर जो घर बनाने वाले हैं उनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता होता। वो कहते हैं कि ये नियम है तो इसी के अनुसार हमें चलना है। नियम बहुत ही लंबे चौड़े हैं। शहरों के अंदर आप ये निर्माण कर सकते हो, जो अथॉरिटी है उसके साथ बैठ के बात कर सकते हो कि भैया नॉन लोड वेयरिंग दीवार है, मैं इसमें सीमेंट नहीं लगाऊंगा, मैं तो इसको मिट्टी से ही चिनूंगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं होता उनसे आर्ग्यू और उनसे बात करने का, उनको कन्विंस करने का हमारे पास पर्याप्त आधार नहीं होता। तो आप लोग अपना ज्ञान अर्जित कीजिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कीजिए। आप किसी भी शहर में इको फ्रेंडली मकान बना सकते हैं। आपको जो सहायता चाहिएगी वो आपको हम देंगे। बहुत बढ़िया। और अंत में एक सवाल है जो कि पहले आया था कि वैदिक प्लास्टर क्या है और उसका कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है। वैदिक प्लास्टर जिप्सम प्लास्टर का सुधरा हुआ रूप है। ये जो आधुनिक बिल्डिंग है, सीमेंट वाली बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है, जो विलाज है, जो आज के अत्याधुनिक घर है, ये उनका एक सॉल्यूशन है कि आप सीमेंट प्लास्टर मत लगाइए, सीमेंट प्लास्टर की जगह आप ये अप्लाई कीजिए। आपको अपना बिल्डिंग जैसे मर्जी बनाइए, जितनी मर्जी मंजिल बनाइए, जैसे जो मर्जी मटेरियल यूज कीजिए। लेकिन जैसे ये मेरा कपड़ा है, आउटर जो है यही मैं दिखाई देता हूं, मेरे अंदर क्या है किसी को नहीं पता। तो आपके घर की जो सतह है वही सांस लेती है। तो वो सांस, वो जो सतह है वो अगर आप नेचुरल ले लोगे तो आपके घर की हवा, आपके घर का टेम्परेचर वो सुधर जाएगा। तो ये जो है अत्याधुनिक घर, सीमेंट वाले जो घर है, शहरी जो घर है, उनका ये एक, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप सीमेंट प्लास्टर की जगह ये गाय के गोबर वाला प्लास्टर करवा लीजिए। आपको मार्केट के अंदर इजीली मिलेगा। मार्केट से लेना है, पानी मिक्स करना है और पानी मिक्स करके दीवारों पे लगवा लेना है, मिस्त्री लगा देगा। ये जो है जिप्सम का प्लास्टर है, जिसके अंदर देसी गाय का गोबर मिला हुआ है, जिसके अंदर क्ले भी है, जिसके अंदर ग्वारगम और सिट्रिक एसिड भी हमने मिला रखा है। ये रेडी टू यूज है, रेडी मिक्स है और आपको जस्ट लेके पेस्ट बनवा के दीवारों पे लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक। मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने सवाल किए थे सबका जवाब उन्हें मिल गया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतना समय निकालकर हमारे वेबिनार के साथ जुड़कर अपनी बात कही और सभी सवालों पे जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस वेबिनार को अंत तक पहुंचाने के लिए और इसका समापन करने के लिए कीर्ति जी को से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आगे आकर इस वेबिनार को समापन की ओर ले जाएं। कीर्ति जी। थैंक यू रतन मनीलाल जी। आज का जो वक्तव्य था वो काफ़ी हम लोगों को कहना चाहिए एकदम आई ओपनिंग जैसा था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और जो नेचुरल चीज़ें हैं, अगर हम उन दोनों चीज़ों को मिला दें तो हम लोग काफ़ी अद्भुत को हमें परिणाम मिल सकते हैं और पर्यावरण को भी हम नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी पर हम लोगों को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है और इसको आगे और प्रचार की भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो मैं आज के जो हमारे तीनों विशेषज्ञ हैं, श्री मोनीश जी, श्री कान सिंह जी और श्री शिवदर्शन जी, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से मोनीश जी को एक आभार पत्र है, ये एक स्मृति चिन्ह है हमारी तरफ से मोनीश जी के लिए। एक स्मृति चिन्ह हम कान सिंह निर्वाण जी को देना चाहते हैं और एक स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से श्री शिवदर्शन मलिक जी के लिए है। और अंत में हमारे कार्यक्रम के जो संचालक हैं श्री रतन मनीलाल जी, उनके लिए एक स्मृति चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने आज हमारा ये प्रोग्राम देखा है, उन लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा और उसके बारे में कोई फीडबैक है तो आप हमारा फीडबैक फॉर्म भरकर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या info@gmail.com है हमारी ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट ogi.in के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, जिनका काफ़ी योगदान रहा है इस कार्यक्रम के पीछे, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूर्वी शाह जी, अपर्णा जी, नीलिमा जी, आशीष जी, गरिमा जी, अनूप जी, आलोक जी, इन सभी का बहुत-बहुत आभार। और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। इस श्रृंखला का ये 8वां वेबिनार था। अब हम अपने समापन की ओर पहुंच रहे हैं धीरे-धीरे। तो अगले हफ्ते 4 सितंबर हमारा नवा विषय जो रहेगा, कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर से इसी मंच पर मिलेंगे। धन्यवाद।